हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जेएस मल्होत्रा और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इनडायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट्स डिस्कस करना जा रहा हूं। इनडायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट्स यानी जीएसटी के अमेंडमेंट्स। ठीक है जी। तो जीएसटी के अमेंडमेंट्स मई 2020 में एग्जाम्स में एप्लीकेबल थे, जो कि आपके एग्जाम्स सीए के एग्जाम्स जून में शिफ्ट हो गए हैं ड्यू टू लॉकडाउन। तो अब जून 2020 में एग्जाम्स देने वाले सीए स्टूडेंट्स, सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स और सीएमए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स, इन सब के लिए ये नोटिफिकेशंस एप्लीकेबल है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। मैं साथ में आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, जो मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूं आपके साथ, उसको साथ साथ पढ़ना और जहां जहां नोट करने की जरूरत पड़े उसको नोट भी करना। अगर किसी बच्चे को इस डॉक्यूमेंट की जरूरत है तो मुझे बताएंगे, मैं आपके साथ वो डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा। ठीक है जी। हाँ जी। चैप्टर नंबर 2 बेटा देखो ऐसा है, तो जीएसटी में इंट्रोडक्शन चैप्टर होता है। अगर आपको याद हो इंट्रोडक्शन चैप्टर, जिसमें जेनेसिस ऑफ जीएसटी पढ़ा था, है ना। जेनेसिस पढ़ा, डीटी वर्सेस आईटीटी का डिफरेंस पढ़ते हैं, फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी पढ़ते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस के डेफिशिएंसीज पढ़ते हैं, जो पुराने डेफिशिएंसीज थे पुराने लॉ में, तो वो सब बातें पढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन था, उसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक इंट्रोडक्टरी था, उसमें कानून था। अमेंडमेंट्स आते हैं कानून में, और वो आए चैप्टर नंबर 2 के अंदर, विच इज सप्लाई। बच्चों याद है सबको, चैप्टर नंबर 2 के अंदर सप्लाई में हम लोग सेक्शन नंबर 7 पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 8, है ना। 7 और 8, 7 क्या था बच्चों, स्कोप ऑफ सप्लाई, और 8 क्या था, कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई। तो इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। फटाफट देखते हैं। नंबर 1, सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस इज नाइदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। गवर्नमेंट ने क्लियरली कह दिया कि अगर आज सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई लाइसेंस प्रोवाइड करती है पब्लिक को एल्कोहलिक लिकर के लिए, इट इज नाइदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड नॉर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। देखो पहली बात तो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्लियरली कह दिया है कि एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, एल्कोहलिक लिकर पर जीएसटी नहीं लग सकता, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही उसके ऊपर वैट लगाती है। तो लाइसेंस पर भी जीएसटी नहीं लगना चाहिए। जब एल्कोहलिक लिकर के प्रोडक्ट को ही जीएसटी से एक्सक्लूड कर दिया, तो एल्कोहलिक लिकर को लाइसेंस प्रोवाइड करना, जो राइट दिया जा रहा है पब्लिक को, वो भी जीएसटी नहीं लगेगा। समझ में आती है बात। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आज कोई भी एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस पब्लिक को प्रोवाइड करती है, तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगेगा। तो पॉइंट ये हो गया एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस वाला। ठीक है, ये आप लोग पढ़ सकते हो। ये अमेंडमेंट सेक्शन नंबर 7(2) के थ्रू आई है। 7(2) में याद है आप लोगों को, जहां पे गवर्नमेंट ने ये बात लिखी हुई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ऐसी एक्टिविटी करती है एज अ पब्लिक अथॉरिटी, 7(2)(b) के अंदर, याद है 7(2)(b), सेक्शन नंबर 7(2)(b। अगर आपके पास बुक है तो बेटा प्लीज बुक से जरूर देखना। 7(2)(b) में लिखा था, एनी एक्टिविटी और एनी सप्लाई मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एज अ पब्लिक अथॉरिटी, जब वो कोई एक्टिविटी करती है एज अ पब्लिक अथॉरिटी, दैट शुड नाइदर बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये गवर्नमेंट एक्टिविटी नोटिफाई करेगी थ्रू नोटिफिकेशन। और गवर्नमेंट ने ऐसे ही नोटिफिकेशन एक यहाँ पे पास किया और कहा कि हम ये अलाउ करते हैं कि अगर हम आपको राइट देते हैं लाइसेंस का, एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस का, तो हम उस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे। समझ में आती है बात। बट आपको बता दूं बच्चों, अगर गवर्नमेंट किसी और चीज का लाइसेंस देती बिजनेस एंटिटी को, सिर्फ एल्कोहलिक लिकर को छोड़ के, तो बाकी कोई भी लाइसेंसेस देगी, कोई भी राइट देगी, और उस पर वो जो भी रॉयल्टी कमाएगी गवर्नमेंट, उस पर उनको जीएसटी लगेगा। सिर्फ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस पे नहीं लगेगा। ये बात समझ में आती है। तो ये अमेंडमेंट फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया, आगे बढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, levy of GST on the service of display of name or placing of the name plate of the donor in premises of charitable organizations receiving donations or gift from individual donors। अब बहुत ही ध्यान से समझना ये वाली बात भी,
बच्चों आपको पता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट को अगर आप डोनेट करते हो तो वो विदाउट कंसिडरेशन है, आपको कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा, आप उनको डोनेट कर रहे हो, है ना, आप उनको पैसा दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप उनको कोई अपने कोई घर की कोई सामान दे रहे हो, आइटम्स दे रहे हो। सर ऐसे सिचुएशन में आप कुछ चीज सप्लाई कर रहे हो विच इज विदाउट कंसिडरेशन और परमानेंट ट्रांसफर हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्लियरली कहता है कि भैया ये सप्लाई है, सप्लाई है तो इस पर जीएसटी लगना चाहिए। और बच्चों आपको पता है सप्लाई, इस पर जीएसटी कैसे लगेगा, वो जो आईटीसी ले चुके हो ना, वो आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। भाई अगर मैं मान लो मैंने कोई ऐसी आइटम जिसका क्रेडिट लिया हुआ है अपनी बुक्स के अंदर और मैं वो आइटम डोनेट कर देता हूं, तो गवर्नमेंट कहता है क्रेडिट वापस कर दो, दिस इज सप्लाई। इज दैट क्लियर? गवर्नमेंट ने क्लियरली ये कहा कि अगर आज कोई डोनेशन देते हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, तो तब वो सप्लाई नहीं माना जाएगा अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है। अब तुम कहोगे सर वो बिजनेस पर्पस कैसे प्रूफ होगा? आपने कभी देखा होगा जब डोनेट करते हैं तो जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने कहीं ना कहीं नेम प्लेट्स लगाती हैं कि इसने इतना डोनेट किया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कोई आपके एक चैरिटेबल ट्रस्ट में 1 लाख रुपए डोनेट कराए, 1 लाख रुपए जब उनको डोनेट करते हो ना, तो वो पर्सन ना लिखेगा कि 1 लाख रुपीज डोनेटेड बाय मिस्टर अजय, मिस्टर अक्षय, मिस्टर अमित, उन्होंने इतना पैसा दिया। समझ में आती है बात? तो ये 1 लाख रुपए हैज बीन डोनेटेड बाय दिस पर्सन लिखा जाता है। बट बच्चों ये जो डोनेशन दी गई है, क्या इसमें कहीं बिजनेस की प्रमोशन हो रही है? क्या कहीं बिजनेस की एडवर्टीजमेंट हो रही है? क्योंकि अगर ये लिख दिया जाए 1 लाख हैज बीन डोनेटेड बाय अमित एंड कंपनी और ब्रैकेट्स में लिखा जाता है अमित एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, समझ में आता है? तो दिस इज अ प्रमोशन, दिस इज एडवर्टीजमेंट। आप एडवर्टीजमेंट अगर करते हो अपनी, तो दिस इज अ बिजनेस। और बिजनेस के कोर्स में अगर आप ये सप्लाई कर रहे हो तो दिस इज ट्रीटेड एज सप्लाई और इस पर जीएसटी लगेगा। देखते हैं जरा क्या लिखा हुआ है। कहता है इंडिविजुअल डोनर्स प्रोवाइड अ फाइनेंशियल हेल्प और एनी अदर सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन और गिफ्ट्स टू इंस्टीट्यूशंस सच एज religious institution, charitable organizations, schools, hospitals, orphan, old age homes, etc. The recipient institutions place a nameplates on similar such acknowledgements in their premises to express their gratitude. When the name of the donor is displayed in the recipient's institution premises in such manner which can be said to be expression of gratitude and a public recognition of donors' act of philanthropy, and is not aimed at giving publicity to the donor in such manner that it would be advertising or promotion of his business. मतलब क्लियरली ये है कि सप्लाई हम तब नहीं मानेंगे अगर वो बिजनेस के लिए नहीं है। तो कहीं अगर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वो बिजनेस शो करती है कि बिजनेस ने दिया है तो वो सप्लाई मानी जाएगी, तो ये एडवर्टीजमेंट नहीं है। कह रहे आगे देखो, कहता है when the name of the donor is displayed in the recipient institution premises in such a manner which can be said as expression of gratitude and public recognition of donors act of philanthropy and is not aimed at giving publicity to the donor in such manner that it would be advertising or promotion of his business, then it can be said that there is no supply. कहीं से भी ये साबित नहीं होना चाहिए कि वो बिजनेस है, क्योंकि अगर वो बिजनेस है तो दैट इज ट्रीटेड एज सप्लाई. There is no obligation or part of recipient of the donation or gift to do anything. Therefore, there is no GST liability on such consideration. कोई GST liability नहीं होगी यार, क्योंकि सामने वाले को कोई एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है कि वो मेरे लिए कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेगा. Is that clear? तो यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं होगा. Some examples of the cases where there would be no supply are as follows. For example, first, good wishes from Mr. Rajesh. आप देख रहे हो ये एक नेम प्लेट बना दिया, good wishes from Mr. Rajesh, printed underneath a digital blackboard donated by Mr. Rajesh to a charitable yoga institution. तो मिस्टर राजेश ने एक एक डिजिटल ब्लैकबोर्ड गिफ्ट किया है. तो वो डिजिटल ब्लैकबोर्ड जो गिफ्ट किया है, उस डिजिटल ब्लैकबोर्ड के नीचे उन्होंने लिख दिया गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर राजेश. इसका मतलब वो ये क्या शो करना चाहते हैं? वो ये शो करना चाहते हैं कि जो भी लोग आए उनको पता चले कि मिस्टर राजेश ने हमें गिफ्ट किया है ये डिजिटल ब्लैकबोर्ड. क्या कहीं से भी ये साबित होता है कि राजेश एक बिजनेसमैन है?
कि राजेश कोई बिजनेस कर रहा है, नहीं बच्चों, इसीलिए ये सप्लाई मानी नहीं जाएगी, इट इज नॉट अ सप्लाई। अगला देखो, डोनेटेड बाय श्रीमती मालती देवी इन मेमोरी ऑफ हर फादर, written on the door or floor of the room or any part of the temple complex which was constructed from such donation। तो एक पार्ट कंस्ट्रक्ट किया, उस डोनेशन से अमाउंट दिया और उसने लिखवाया, किसने दिया? श्रीमती मालती देवी इन द मेमोरी ऑफ हर फादर, अपने फादर की मेमोरी। तो देखो ये बात लिखने से देखो कोई साबित नहीं होता, बट ये अपनी तरफ से उनका एक मतलब उनको वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं कि यार आपने इतना अच्छा अमाउंट दिया हमें, ठीक है, और वो आगे कहीं ना कहीं यूज ही होगा। तो ये उनके लिए, यानी जो डोनेट कर रहे हैं मालती देवी, उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, ठीक है यार, डोनेटेड बाय श्रीमती मालती देवी इन द मेमोरी ऑफ हर फादर। नाउ इन सारे एग्जांपल्स में देखेंगे, in each of these examples it may be noticed that there is no reference or mention of any business activity of the donor, कहीं पे भी business activity mention नहीं है। Thus, where all the three conditions are satisfied, namely the gift or donation is made to charitable organization, the payment has character of gift or donation, and the purpose is philanthropic, यानी कोई business part नहीं है, and not advertisement, GST is not लगेगा, GST नहीं लगेगा। समझ में आता है बच्चों ये सर्कुलर? ये सर्कुलर समझ में आता है सबको? तो बेटा मैंने इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 के अंदर दो अमेंडमेंट डिस्कस करे, एक तो ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, इट इज नाइदर टिटलेस सप्लाई ऑफ गुड नॉट टिटलेस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। दूसरा गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जीएसटी नहीं लगेगा अगर आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को कोई कुछ भी गिफ्ट करते हो, डोनेट करते हो, चाहे आप कोई एसेट ही डोनेट कर दो, बट अगर वो पर्सन वो एसेट डोनेट करता है या फिर वो कोई अमाउंट डोनेट करता है, वो बिजनेस के लिए प्रमोशन है, बिजनेस की एडवर्टीजमेंट है, तो वो सप्लाई माना जाएगा, अदरवाइज वो सप्लाई माना नहीं जाएगा। तो आ जाते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 3 के अमेंडमेंट में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 विच इज चार्ज ऑफ जीएसटी। बच्चों याद है आप लोगों को सेक्शन नंबर 9 पढ़ा था हम लोगों ने इसके अंदर, सेक्शन नंबर 9, और क्या पढ़ा था? सेक्शन नंबर 9 क्या था बच्चों? सेक्शन नंबर 9 था चार्ज ऑफ जीएसटी। चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था सेक्शन नंबर 9 में, अगर आपको याद हो, कि जीएसटी सारे प्रोडक्ट्स में लगता है एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर पर, अल्कोहलिक लिकर की सप्लाई पर जीएसटी नहीं लगता है, याद आ रहा है? इसके अलावा अल्कोहलिक लिकर की सप्लाई पर जीएसटी लगता है, और इसमें ये बात लिखी थी कि जीएसटी जो है वो सिर्फ उस वैल्यू पे लगता है जो वैल्यू सेक्शन 15 में डिटरमाइन की जाती है ना? और सेक्शन 15 में आप लोगों ने पढ़ा था वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 के थ्रू हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उस वैल्यू पर जीएसटी लगाते हैं। इसके अलावा जब हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 9, तो सेक्शन नंबर 9 के अंदर ये बात भी पढ़ी थी कि जीएसटी पेट्रोलियम आइटम्स पे फ्यूचर में लग सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, याद आ रहा है? तो ये वो है जहां पे रिवर्स चार्ज के बारे में भी बात की गई थी, याद आ रहा है? एक होता है फॉरवर्ड चार्ज, एक होता है रिवर्स चार्ज, और एक होता है ईसीओ चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है? वेयर सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी। रिवर्स चार्ज क्या होता है? जहां पर रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी। और ईसीओ चार्ज क्या होता है? अगर आप कोई सर्विस ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हो तो ईसीओ विल बी लायबल टू पे जीएसटी। तो ये बातें हैं हम लोगों ने डिस्कस करी सेक्शन नंबर 9 में। अब वो सेक्शन नंबर 9 के अंदर कुछ ऐसी अमेंडमेंट आई है जो हमें डिस्कस करनी जरूरी है, ठीक है? सॉरी 9 के अंदर कोई तो अमेंडमेंट 9 के अंदर नहीं, सेक्शन नंबर 10 में अमेंडमेंट आई, ठीक है? कॉम्पोजिशन स्कीम, सेक्शन नंबर 10 याद है बच्चों? कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन स्कीम में सेक्शन नंबर 10 में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपकी बिजनेस की टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक की है पिछले साल में, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हो। कॉम्पोजिशन स्कीम का फायदा आपको ये है कि आपको हर महीने के महीने जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, क्वार्टरली जीएसटी पे करना है। दूसरी बात, आपको रिटर्न भी साल में एक ही बार ही करनी है फाइल, पेमेंट क्वार्टर में, मतलब क्वार्टर में एक बार करना है तो 4 क्वार्टर हो गए, साल में 4 बार पेमेंट करनी, रिटर्न एक ही भरनी, साल में एक ही बार रिटर्न भरनी, ठीक है? वो हम लोग फ्यूचर चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों कि कब रिटर्न भरते हैं, क्या फॉर्म होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया होगा। नाउ नेक्स्ट, आपको चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट क्या है सेक्शन नंबर 10 के अंदर? अगर आपको याद हो सेक्शन नंबर 10 के अंदर हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि 3 तरह के ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन प्रोडक्ट्स को कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। कौन से वो 3 प्रोडक्ट्स हैं बच्चों?
आइसक्रीम, पान मसाला और टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, याद आ रहा है? टोबैको, टोबैको और आइसक्रीम और पान मसाला, गवर्नमेंट ने बोला कि इनको, इनका सप्लाई करने वाले लोग, ये जो सप्लाई करते हैं ना, आइसक्रीम सप्लाई करने वाले, पान मसाला सप्लाई करने वाले, टोबैको के सब्स्टिट्यूट्स और टोबैको सप्लाई करने वाले, गवर्नमेंट ने क्लियरली कह दिया कि ये लोग कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, तो इनको कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउ नहीं है। तो बच्चों, गवर्नमेंट ने एक नया पॉइंट इसमें ऐड कर दिया, पता है क्या? गवर्नमेंट ने कहा एरेटेड वाटर, एरेटेड वाटर, मैन्युफैक्चरर और सप्लाई ऑफ एरेटेड वाटर, अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो या फिर सप्लाई कर रहे हो क्या एरेटेड वाटर, एरेटेड वाटर क्या होता है बेटा? जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, है ना? तो ये जो एरेटेड वाटर सप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने कहा क्योंकि ये हेल्थ कॉन्शियस की वजह से, हेल्थ में प्रॉब्लम्स आने की वजह से, गवर्नमेंट ने कहा कि एरेटेड वाटर्स की सप्लाई करने वाले लोग और एरेटेड वाटर्स के मैन्युफैक्चर करने वाले लोग जो भी होंगे, तो गवर्नमेंट ने क्लियरली कॉम्पोजिशन स्कीम से आउट कर दिया। और इनफैक्ट बच्चों, अगर आपको याद हो तो कॉम्पोजिशन स्कीम जो नहीं ले सकते, उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया था, टैक्स एट कंसेशनल रेट, 50 लाख रुपए तक के वालों के लिए, याद आ रहा है सबको? जिसमें सर्विसेज तो ले ही सकते हैं, ठीक है, और एरेटेड वाटर उसके अंदर भी ये बेनिफिट नहीं ले सकता। यानी ये जो मैंने 4 आइटम्स बोल दिए ना अब आपको, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको और एरेटेड वाटर, ये चारों ना ही कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं और ना ही ये कंसेशनल रेट वाली स्कीम ले सकते हैं। कंसेशनल रेट बेटा जहां पर 3% सीजीएसटी और 3% एसजीएसटी पे किया जाता है अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख रुपए तक की होती है, फिक्स रेट होता है। और इसमें आईटीसी नहीं ले सकते, इसमें आप आउटपुट टैक्स जो भी आप कलेक्ट करते हो, सॉरी, आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये वही बातें हैं जो कॉम्पोजिशन स्कीम में होती हैं, एग्जैक्टली वैसे ही कंसेशनल रेट स्कीम में होती है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में ही आखिरी में एक नोटिफिकेशन पढ़ाया गया था। नाउ बच्चों, तो ये हो गया, सबको समझ में आ गया, एरेटेड वाटर्स का मैन्युफैक्चर और एरेटेड वाटर्स का सप्लाई, they cannot, they are not allowed to avail composition scheme as well as they are not allowed to avail concessional rate scheme। आगे बढ़ते हैं, अगली अमेंडमेंट जो है बच्चों वो है रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन की अमेंडमेंट। ये देखो, अमेंडमेंट इन रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन। हाँ जी, तो सेकेंड अमेंडमेंट पे चलते हैं बच्चों। सेकेंड अमेंडमेंट में हम लोग चलते हैं, सेकेंड अमेंडमेंट जो है वो है अमेंडमेंट इन रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन। और जो सेकेंड अमेंडमेंट रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन, अगर आपको याद हो बच्चों, मैंने आपको एक कोड करवाया था बस लास्ट टाइम, सर गादो गादो, है ना? और अगर ये कोड अगर आपको याद है तो इसके अंदर हम लोगों ने सर्विसेज को याद किया था कि कौन सी सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज लगता है, याद है? बस लास्ट टाइम सर गादो गादो, चलो एक बारी फटाफट रिवाइज हो जाए। हाँ, बी से बिजनेस फैसिलिटेटर, ए से एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, एस से सिक्योरिटी सर्विसेज, एल से लॉन्ग टर्म लीज, टी से ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, एस से स्पॉन्सरशिप, आई से इंश्योरेंस, आर से रिकवरी एजेंट, जी से गवर्नमेंट, ए से एडवोकेट, डी से डायरेक्टर, ओ से ओवरसीइंग मेंबर्स ऑफ कमेटी, जी से जीटीए, याद है? ए से आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, डी से डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स और ओ से ऑथर, फोटोग्राफर, कंपोजर। याद आ रहा है बच्चों? तो ये हम लोगों ने रिवर्स चार्ज में सर्विसेज पढ़ी थी जिसमें रेसिपिएंट्स आर लायबल टू पे जीएसटी। बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ा था ना सेक्शन नंबर 9(3) में, कहां पढ़ा था? सेक्शन नंबर 9(3), सेक्शन नंबर 9(3) की नोटिफिकेशन आई थी जहां पे गवर्नमेंट ने लिस्ट बनाई थी। बट इसके अंदर कुछ नई चीजें ऐड भी हुई हैं और कुछ जो एडेड है उसी के अंदर कुछ एडिटिंग हुई है, और जो कोई बड़ी अलग एडिटिंग नहीं हुई, आसान सी एडिटिंग। आओ देखें ना, लिखता है पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मेड ऑप्शनल इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय ऑथर by way of transfer of permitting use or enjoyment of copyright relating to original literary work to a publisher। फिर से पढ़ता हूं, कह रहा है अगर आप टैक्स पे कर रहे हो अंडर रिवर्स चार्ज, दिस इज नाउ ऑप्शनल इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय ऑथर। अगर आज एक ऑथर, देखो ऑथर एक बड़ा ऑथर भी हो सकता है
बहुत बड़ा मतलब बहुत फेमस ऑथर, और एक बहुत छोटा ऑथर जो पहली बार अभी उसने अपनी बुक लिखी है। कह रहा है अगर ओरिजिनल लिटरेरी वर्क से रिलेटेड कोई ऑथर है और वो किसी को अलाउ कर रहा है, पब्लिशर को अलाउ कर रहा है और कॉपीराइट दे रहा है उसको, तो ऐसे सिचुएशन में जो कॉपीराइट के लिए वो पैसे ले रहा होगा, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस तो मानी ही जाएगी। बट वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज पर जीएसटी कौन देगा, बात ये हो रही है। बच्चों ये अभी तक रिवर्स चार्ज में पढ़ा था हम लोगों ने, जो ओ पढ़ा था ना, ये ओ, इस ओ के अंदर पढ़ा था ऑथर, फोटोग्राफर, कंपोजर। बट अभी तक ये कंपलसरी था कि रेसिपिएंट्स ही लायबल है जीएसटी देने के लिए। गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगर ऑथर खुद जीएसटी देना चाहे तो वो दे सकता है, दिस इज एन ऑप्शन। सो अर्लियर, tax on supply of services by an author, music composer, photographer, artist by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright relating to original literary, dramatic, musical or artistic work was payable under reverse charge by publisher, music company, producer. तो हम लोग ऐसा क्यों पढ़ते थे? क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता था कि जो म्यूजिक कंपनी है, जो पब्लिशर है, प्रोड्यूसर है, वो हमेशा इन आर्टिस्ट से, ऑथर से या फोटोग्राफर से बड़ा ही इंसान होगा। उनके पास फैसिलिटीज होंगी कि वो खुद जीएसटी पे कर सकते हैं। तो अगर इनको सर्विस प्रोवाइड की जाए तो रेसिपिएंट आर लायबल टू पे द जीएसटी। बट गवर्नमेंट ने यहाँ पे कहा कि ऑथर वाले केस में गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया कि अगर ऑथर ओरिजिनल लिटरेरी के थ्रू सप्लाई सर्विस करता है, कॉपीराइट देता है पब्लिशर को, तो पब्लिशर आर लायबल टू पे जीएसटी, ठीक है। बट ये ऑप्शनल है, अगर ऑथर खुद देना चाहे तो दे सकता है। पहली बात समझ में आया ये वाला पॉइंट? तो जो पॉइंट ये है कि अमेंडमेंट ऑथर से रिलेटेड है, और ऑथर से रिलेटेड क्या अमेंडमेंट है? तो पहले तो हम लोग पुरानी वाली बात पढ़ेंगे जिसमें क्या लिखा हुआ है। अर्लियर, टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, ये वाला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उसको सब्स्टिट्यूट किससे किया गया है वो देख लेते हैं। किस चीज से सब्स्टिट्यूट किया है? उन्होंने कहा सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और द लाइक बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट covered under clause A of subsection 1 of section 13 of the Copyright Act 1957 relating to original dramatic, musical or artistic work to a music composer, producer or alike. Music composer, photographer, आर्टिस्ट और द लाइक सप्लायर ऑफ सर्विस हो गए, और वो सप्लाई किसको कर रहे हैं? म्यूजिक कंपनी और लाइक लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो बेसिकली उन्होंने क्या कर दिया, जो एक ही सर्विस के अंदर आता था ना, ऑथर, म्यूजिक कंपोजर और फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, तो उन्होंने ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, ये जो पॉइंट था, ऑथर था, म्यूजिक कंपोजर था, फोटोग्राफर था और आर्टिस्ट था। ये जो था पॉइंट, ये पॉइंट चारों के लिए था कॉमन। अब क्या कर दिया इन्होंने? इन्होंने ऑथर के लिए अलग कर दिया और म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट के लिए अलग कर दिया। ऑथर के लिए अलग पॉइंट बना दिया और म्यूजिक कंपोजर के लिए अलग बना दिया। म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट। अगर आप ध्यान से देखो ना, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं सिमिलर इंडस्ट्री से। ऑथर का रिलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, ऑथर वर्ड ही उड़ा दिया or the like by way of transfer permitting the use of enjoyment of copyright covered under clause A of subsection 1 of section 13 of the Copyright Act relating to original dramatic, musical और artistic work। original literary हटा दिया, तो बेसिकली ऑथर वाला पॉइंट ही हटा दिया, तो लिटरेचर का मतलब ही नहीं बनता। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसे सिचुएशन में रेसिपिएंट्स आर लायबल टू पे द जीएसटी। सही बात है, ये बात तो हो गई। साइमल्टेनियसली अ न्यू एंट्री हैज बीन इंसर्टेड, तो एक पुरानी एंट्री को एडिटिंग कर दिया। एडिटिंग कैसे किया? ऑथर हटा दिया और अब नई एंट्री ऐड कर दी। वो नई एंट्री क्या ऐड कर दी? Simultaneously, a new entry has been inserted for transfer of copyrights by an author to publisher. The new entry read as under. Ka supply of services by an author by way of transfer permitting the use of enjoyment of copyright covered under clause A of subsection 1 of section 13 of the Copyright Act relating to original literary works to a publisher. आज ऑथर अगर सप्लायर है, रेसिपिएंट पब्लिशर है,
टैक्सेबल टेरिटरी में, तो हु इज लायबल टू पे जीएसटी? पब्लिशर इज लायबल टू पे द जीएसटी. हाउएवर एन ऑथर कैन चूज टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज. तो क्योंकि एक ऑप्शनल स्कीम रख दी है, तो ऑथर के लिए ये बोल दिया कि ऑथर चाहे तो वो खुद भी जीएसटी पे कर सकता है. He has taken a registration, अगर वो कंडीशंस पूरी कर पाएगा तो. He has taken a registration under CGST Act, उसने CGST Act में रजिस्ट्रेशन कराई हो, उसने एक डिक्लेरेशन फाइल की अंडर प्रिस्क्राइब फॉर्म दैट ही एक्सरसाइजेस द ऑप्शन टू पे सीजीएसटी ऑन द सेट सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज. उसको ये एक ऑप्शन डिक्लेयर, क्योंकि देखो डीम्ड क्या है, माना क्या जाएगा, अगर उसने ऑप्शन अवेल नहीं किया ना, तो रेसिपिएंट्स आर ऑलवेज लायबल टू पे द जीएसटी. अगर वो खुद जीएसटी देना चाहता है तो उसको पहले डिक्लेरेशन देना होगा, डिक्लेरेशन दिए बिना वो ये काम नहीं कर सकता. सो इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म ही हैज टू गिव अ डिक्लेरेशन. समझ में आती है बात? So he has taken a registration under CGST Act and filed a declaration prescribed form that he exercises the option to pay CGST on the said service under forward charge in accordance with section 9(1) of the CGST Act, and to comply with all the provisions as they apply to a person liable for paying tax in relation to supply of any good or service, and that he shall not withdraw the said option within a period of 1 year from the date of exercising such option. एक साल तक वो इसी तरीके से चलेगा, वो ऑप्शन को अवेल, वो दूसरा ऑप्शन नहीं ले सकता, हमेशा उसको फॉरवर्ड चार्ज देना पड़ेगा. जब भी उसने चेंज कर लिया तो एक साल के लिए ऐसे ही चलना पड़ेगा. He makes a declaration on the invoice issued by him in the prescribed form to the publisher. वो ये बात मेंशन करेगा कि I am taking the responsibility to deposit the GST. समझ में आता है? ये दो कंडीशंस पूरी करने के बाद सप्लायर आर लायबल टू पे द जीएसटी, रेसिपिएंट्स इज नॉट लायबल. यार एक ही बात है ना, कौन जीएसटी देगा, क्या फर्क पड़ता है, सप्लायर दे दे या रेसिपिएंट दे दे. अब तुम कहोगे सर सप्लायर क्यों देना चाहता है? सप्लायर इसलिए भी देना चाहता होगा क्योंकि उसके पास शायद कुछ आईटीसी पड़ा हो, ऑथर के पास कुछ आईटीसी पड़ा हो. अगर वो आईटीसी को यूज नहीं करेगा तो आईटीसी पड़ा रह जाएगा. तो उसने क्या किया, उसने रेसिपिएंट को बोला कि सर ऐसा है, मैं जीएसटी खुद दे देता हूँ. जीएसटी दे देगा और जीएसटी देने के बाद वो जो आईटीसी उसके पास क्रेडिट पड़े होंगे, वो क्रेडिट को यूटिलाइज कर देगा. समझ में आता है बच्चों? चलो, तो ये एक ऑप्शनल आ गया, मैं आगे बढ़ा रहा हूं. नेक्स्ट क्या नया आया? तो एक तो ये पॉइंट आ गया जो ओ के अंदर आया, बस लास्ट टाइम सर गा दो. ठीक है, उसके अंदर जो ओ था, ऑथर फोटोग्राफर कंपोजर वाला, याद आ रहा है? वो ऑथर फोटोग्राफर कंपोजर वाला जो पॉइंट था, उस पॉइंट में ऑथर को अलग कर दिया, फोटोग्राफर और बाकियों को अलग कर दिया. और ऑथर वाले पॉइंट में ऑप्शन डाल दिया कि यस नाउ ऑथर कैन पे जीएसटी खुद, हिमसेल्फ, अपने आप वो खुद जीएसटी पे कर सकता है अंडर फॉरवर्ड चार्ज. ठीक है जी. नाउ न्यू सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. अब कुछ नई सर्विसेज रिवर्स चार्ज में ऐड की गई है बच्चों. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या वो नई सर्विसेज ऐड की गई हैं? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना. याद है हम लोगों ने पढ़ा था बस लास्ट टाइम, सर गा दो. हाँ, कुछ गाने से रिलेटेड ही हमारी शुरुआत हुई थी बेटा, और उसके बाद मैंने घर जाके कोड ही गाने से रिलेटेड बना दिया. और आपको तो याद है बच्चों, जो बच्चे मुझसे बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे कोडिंग्स मैंने उनको बताया था कि बहुत सारे कोडिंग्स मैं चेंज करता हुआ आया हूँ. जब से जीएसटी आया है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बहुत सारी एडिशंस और डिलीशंस हुई हैं, और इस वजह से मेरे कोड भी चेंज होते रहे गाने से रिलेटेड. तो मैं अब इसके अंदर एक नए कोड को ऐड कर दूंगा, बिकॉज नए कुछ और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म्स ऐड हो गए. ठीक है, आओ जरा देखें बच्चों क्या न्यू चीज ऐड हो गई. कह रहे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड टू अ बॉडी कॉर्पोरेट. अगर आज मोटर व्हीकल रेंट पे देता हूं बॉडी कॉर्पोरेट को, इंडिविजुअल को नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट को, गवर्नमेंट ने कहा हु विल बी लायबल टू पे जीएसटी? बॉडी कॉर्पोरेट. बॉडी कॉर्पोरेट कौन हो सकता है? कंपनी, फर्म, है ना. तो बॉडी कॉर्पोरेट आर लायबल टू पे द जीएसटी. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल किराए पर दिया, देन बॉडी कॉर्पोरेट इज लायबल टू पे जीएसटी. अब सप्लायर ऑफ सर्विस में देखो क्या लिखा है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट who is paying CGST at the rate of 2.5% on renting of motor vehicles with ITC only of input service in the same line of business. अगर कोई पर्सन, सप्लायर ऑफ सर्विस कौन हो सकता है? सप्लायर ऑफ सर्विस वो नहीं होना चाहिए जो खुद जीएसटी पे कर रहा है.
अगर वो खुद इस रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे जीएसटी पे कर रहा है, जो कि 2.5% लगता है सीजीएसटी, और एसजीएसटी 2.5, टोटल 5 लगता है, तो अगर वो खुद इस प्रोडक्ट पे रेंटिंग पर जीएसटी पे कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। तो इसीलिए कहता है एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, other than those body corporate who is paying CGST at the rate of 2.5%, अगर वो खुद 2.5% सीजीएसटी पे कर रहे हैं तो उनके लिए नहीं है। उनके अलावा कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो, बॉडी कॉर्पोरेट कोई भी हो जो बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे होंगे, एग्जैक्टली मैं उसकी बात कर रहा हूँ, छोटे लेवल पे, क्योंकि जो बड़ा होगा वो खुद जीएसटी पे कर देगा यार। जो छोटा इंसान होगा वो कहेगा मैं तो जीएसटी पे नहीं कर सकता, ठीक है, चाहे किसी से लेकर ही देना है, बट नहीं, तब भी नहीं देगा, क्योंकि वो कहेगा यार मैं वो जिम्मेदारियां क्यों लूं, क्योंकि जिम्मेदारी लूंगा तो साथ में लाइबिलिटी रहेगी, पेनल्टी रहेगी, इंटरेस्ट पेनल्टी, ये सब चीजों को मैं फेस क्यों करूं। So any person other than body corporate who is paying CGST at the rate of 2.5%, कोई भी पर्सन सप्लायर हो सकता है other than body corporate जो 2.5% पे कर रहा हो। तो सप्लायर ऑफ सर्विस ये होना चाहिए एनी पर्सन। रेसिपिएंट कौन होगा? बॉडी कॉर्पोरेट इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो एक पर्सन बॉडी कॉर्पोरेट को अगर देता है तो हु विल बी लायबल टू पे जीएसटी? बॉडी कॉर्पोरेट। समझ में आता है? तो एक तो यहां पर एक न्यू सर्विस ऐड हो गई है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ठीक है जी, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। नाउ नेक्स्ट, सर्विसेज ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम 1997 ऑफ द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एज अमेंडेड। गवर्नमेंट ने एक सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम बनाई है, और इस सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम में दो तरह की पार्टीज होती हैं। मैं थोड़ा सा पहले इस सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम को समझाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा ये रिवर्स चार्ज क्या है। तो सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम में होता क्या है बच्चों? एक बोरोवर होता है, एक बोरोवर होता है और एक लेंडर होता है। दो पार्टीज होती हैं। ये दो पार्टीज क्या करती हैं? एक बोरोवर होता है, बोरोवर, और एक होता है लेंडर। अब ये दो पार्टीज क्या करती हैं? बोरोवर का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ बोरो कर रहा होगा लेंडर से, लेंडर क्या कर रहा होगा? दे रहा होगा। तो बोरोवर क्या करता है? बोरोवर बोरो करता है शेयर्स। किससे? लेंडर से। लेंडर को कहता है कि आप मुझे शेयर्स दे दो, बोरो करना है मुझे। सर बोरो करना का मतलब क्या हुआ? उधार पर ले रहा है। अब एक्चुअल में ना इनके बीच में एक इंटरमीडियरी होता है, इंटरमीडियरी। अगर इंटरमीडियरी नहीं होगा ना तो बहुत लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, इसलिए इंटरमीडियरी होना जरूरी है। इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी जनरली ब्रोकर कह सकते हो। तो बोरोवर इंटरमीडियरी को बोलता है कि मुझे कुछ शेयर्स बोरो करने हैं, और लेंडर कहता है कि मैं शेयर्स आपको दूंगा इंटरमीडियरी को। तुम कहोगे सर पहली बात तो बोरोवर क्यों लेना चाहता है शेयर्स बोरो करने पर? गवर्नमेंट अलाउ करता है बोरोवर को शेयर बोरो करने के लिए, शेयर बोरो कर लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई लगता है कि कोई भी शेयर फ्यूचर में रेट उसका गिरने वाला है, शेयर का प्राइस कम होने वाला है, तो वो क्या करता है? शेयर बोरो करता है, बोरो करने के बाद उसी शेयर को बेच देता है। बेचने के बाद पैसा इकट्ठा होगा, पैसा इकट्ठा होने के बाद वो जब शेयर गिरेगा, जब शेयर सस्ता होगा, तो उसी शेयर को वापस खरीद लेगा। खरीदने के बाद क्या होगा? खरीदने के बाद वही शेयर्स उसके पास आ गए जो उसने महंगे में बोरो किए थे, और वो शेयर्स वो वापस करेगा लेंडर को, लेंडर का काम खत्म। बोरोअर को फायदा क्या हो गया? बोरोअर ने शेयर बोरो करके बेच दिया था जो करंट प्राइस पर, और मार्केट में फ्यूचर में प्राइस अगर कम होने वाला था जो उसको पता था, तो वो डिफरेंस का अमाउंट क्या कमा गया? प्रॉफिट। इसका एग्जांपल कुछ ऐसे ले लो कि मान लो एक शेयर है जो आज 500 रुपए का है, और फ्यूचर में आपको लगता है वो शेयर 400 रुपए का हो जाएगा। अगर आज उसका करंट प्राइस 500 रुपए का है, और फ्यूचर
उसका फ्यूचर नजर आता है कि वो फ्यूचर में 400 रुपए का हो जाएगा, तो वो करंट प्राइस में बोरो करता है, बोरो करने के बाद बेच देगा तो 500 रुपए कमा लेगा। 500 रुपए कमाते ही वो 400 रुपए में खरीद लेगा, तो उसको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ एक शेयर पर। अब तुम कहोगे सर वो तो शेयर तो उसको दे देगा, हाँ शेयर उसको दे दिए तो 100 रुपए कमा लिए ना, बीच का डिफरेंस समझ में आता है। वो 100 रुपए कमाने के बाद लेंडर कहेगा, तो आप कहोगे सर लेंडर को क्या फायदा हुआ, लेंडर को तो वही शेयर वापस मिल गए। लेंडर उसके लिए चार्ज लेता है, लेंडर उसके लिए क्या लेता है, चार्ज लेता है, उसकी एक फीस होती है, उसका एक उसको रिटर्न मिलेगा, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, कोई भी एक मार्जिन उसका। समझ में आया, कोई परसेंटेज भी हो सकता है, जितने भी वो शेयर्स लेंड कर रहा है उसकी वैल्यू का उसका एक परसेंटेज। तो वो जो भी है, मार्जिन कमा लिया बोरोवर ने, अगर उसको लगता है फ्यूचर में कोई शेयर गिरने वाला है, और ये चीज अलाउड है सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम के अंदर। तो बच्चों जो ये सर्विसेज दे रहा है ना, जैसे कि लेंडर, that is a person who deposit the securities registered in his name or in the name of any other person duly authorized on his behalf with an approved intermediary for the purpose of lending in the scheme of SEBI। तो लेंडर सर्विसेज दे रहा है बोरोवर को इंटरमीडियरी के थ्रू। तो लेंडर जो फीस मांग रहा है, लेंडर के जो पैसे मिलेंगे, लेंडर को जो चार्ज मिलेगा उस पर जीएसटी लगेगा। भाई बोरोवर ने तो 100 रुपए कमा लिए, लेंडर को क्या फायदा हुआ, लेंडर को फायदा ये हुआ कि लेंडर अपना एक फिक्स फीस मांगे। अब वो जो फीस मांगेगा ना, वो एक सर्विस दे रहा है, इसलिए उस पर क्या लगेगा, जीएसटी। और हु विल बी लायबल टू पे जीएसटी, गवर्नमेंट ने कहा जीएसटी देगा बोरोवर, हु इज रेसिपिएंट। तो बोरोवर इज लायबल टू पे जीएसटी। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है ना बच्चों, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। हु विल बी लायबल, बोरोवर विल बी लायबल। तो एक होता है सप्लायर, एक होता है रेसिपिएंट, यानी एक हो गया लेंडर और एक हो गया बोरोवर। तो लेंडर ने बोरोवर को शेयर्स दे दिए एक इंटरमीडियरी के थ्रू, बोरोवर ने शेयर्स को मार्केट में बेच दिया उसी करंट प्राइस पर। बेचने के बाद उसके पास पैसे आ गए, पैसे आने के बाद उसने, क्योंकि उसको पता था कि फ्यूचर में शेयर कम हो जाएगा प्राइस, तो फ्यूचर में खरीद लिया। खरीदने के बाद शेयर उसके वापस आ गए और शेयर उसको वापस लौटा दिए। लौटाने के बाद उस बोरोवर लेंडर ने बैठे बैठे पैसे कमा लिए, ठीक है। बट हाँ, लेंडर की मार्केट वैल्यू कम जरूर हो गई, क्योंकि वो शेयर का मार्केट वैल्यू अब कम हो चुका है। तो ठीक है, लेंडर को फर्क नहीं पड़ता, लेंडर कह रहा है कि मेरे को तो शेयर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए रखने थे, मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए रखने ही नहीं थे। बोरोवर ऐसा इंसान था जो भाई साहब फटाफट पैसे कमाना चाहता। समझ में आ रहा है। ऐसे केस में लेंडर बोरोवर को जो सर्विस दे रहा है उसके बदले में वो एक चार्ज लेगा, और उस चार्ज पर क्या लगेगा, जीएसटी। वो जो जीएसटी है वो लेंडर पे करेगा या बोरोवर, बोरोवर इज अ रेसिपिएंट। समझ में आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये दो एक्चुअली में सर्विसेज हैं। आगे क्या पढ़ना है, मेरे को तो ये बताना पड़ेगा आपको कि अब मैं कोड कैसे बनाऊं। चलो याद करते हैं। हम लोगों ने याद किया है बस लास्ट टाइम ना, तो एक लास्ट टाइम के बाद लास्ट रिक्वेस्ट डाल दो। बस लास्ट टाइम, लास्ट रिक्वेस्ट सर, गा दो गा दो, लास्ट रिक्वेस्ट, एक ही रिक्वेस्ट है आखिरी, सर हमारे लिए गा दो। मैं अब गाऊंगा नहीं भाई, गाना गा चुका हूं जितना गाना था। अब आप लोगों ने गाना एग्जाम में जीएसटी, हाँ गाने ने गाने लग जाना, जीएसटी गाना है, जीएसटी के नोटिफिकेशंस गाने हैं, जीएसटी के आंसर्स गाने हैं। समझ में आया। और फिर आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो इसीलिए बस लास्ट टाइम लास्ट रिक्वेस्ट सर, गा दूंगा। तो बी से याद करना है बिजनेस फैसिलिटेटर, ए से याद करना है एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, एस से सिक्योरिटी सर्विसेज, एल से लॉन्ग टर्म लीज, टी से ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, याद आ रहा है। एल से याद करेंगे लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, आर से याद करेंगे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। सो एल से लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, आर से रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। फिर आगे एस से स्पॉन्सरशिप, आई से इंश्योरेंस, आर से रिकवरी एजेंट, जी से गवर्नमेंट, ए से एडवोकेट, डी से डायरेक्टर, ओ से ओवरसीइंग मेंबर्स ऑफ कमिटी, जी से जीटीए, ए से आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, डी से डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स, और ओ से ऑथर फोटोग्राफर कंपोजर। हाँ सॉरी, ऑथर फोटोग्राफर कंपोजर में अब अलग अलग हो गए हैं, तो एक ऑथर अलग हो गया, फोटोग्राफर कंपोजर अलग हो गया।
बस वो याद करने के लिए, ठीक है, अदरवाइज पॉइंट एक ही है। ऑथर वाले पॉइंट में एक पॉइंट ऐड हो गया कि नाउ ऑथर इज अलाउड टू पे जीएसटी हिमसेल्फ, यानी फॉरवर्ड चार्ज में वो खुद पे कर सकता है। ठीक है जी, तो ये अमेंडमेंट है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, चैप्टर नंबर 3 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। तो याद रखना है, बस लास्ट टाइम, लास्ट रिक्वेस्ट सर, गा दो गा। तो ये होते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 3 के अमेंडमेंट्स खत्म। ठीक है, अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 4 के अमेंडमेंट्स में। चैप्टर नंबर 4 बच्चों एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। जनरली मैं बच्चों को बोलता हूं कि आपको एग्जेम्पशंस पढ़ने हैं खुद, तो बच्चे एग्जेम्पशंस पढ़ते हैं और डाउट्स लेते हैं, अगर वो पढ़ लेते हैं तो एग्जेम्पशंस बेटा, इस चैप्टर के जो एग्जेम्पशंस है, ढेर सारे एग्जेम्पशंस होते हैं, अगर आपको याद हो, बहुत सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती हैं। और ये जो सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है, आपको इसको याद नहीं करनी होती, सिर्फ समझना होता है कि ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। क्वेश्चन में, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, तो वो मिक्स होके आता है, जिसमें कुछ सर्विसेज टैक्सेबल होती है और कुछ सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है। तो हमें एग्जेम्प्ट वाली सर्विसेज पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है। समझ में आती है बात ना? टैक्सेबल सर्विसेज में से कुछ सर्विसेज एग्जेम्प्ट हैं, वो एग्जेम्पशंस में कुछ नए एग्जेम्पशंस एडेड हुए हैं, और कुछ एग्जेम्पशंस हुए उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आई। आओ जरा देखें क्या अमेंडमेंट्स आई। नाउ सबसे पहली एंट्री नंबर 7, अगर आपके पास वो एग्जेम्पशंस हैं तो फटाफट वो लिस्ट भी आप अपने दूसरी साइड पे निकाल के रख लो और चेक करते रहना क्या अमेंडमेंट हुआ। प्रायर टू अमेंडमेंट का मतलब है अमेंडमेंट से पहले क्या था। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी या लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी। याद आ रहा है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी या लोकल अथॉरिटी सर्विसेज देती है किसको? बिजनेस एंटिटी को, और ऐसे बिजनेस एंटिटी जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए तक का है, यानी छोटा बिजनेसमैन, या 10 लाख रुपए है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ऐसे सिचुएशन में जो है सर्विसेज नहीं, जीएसटी नहीं लगेगा। गवर्नमेंट अगर वैसे बिजनेस एंटिटी को दे रहा जो बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड ही नहीं होगा, टर्नओवर ही 20 लाख से क्या है, कम है। गवर्नमेंट ने कहीं सोचा, बहुत बार सोचा कि यार ये चीज में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, क्योंकि 20 और 10 और उसके बाद अब 40 लाख निकाल दिया गवर्नमेंट ने एक नया। तो अगर आपको 40 लाख की लिमिट भी याद है, 40 लाख की एक लिमिट आ गई, तो ऐसी सिचुएशन में हर बार वो एक नया अमाउंट ऐड करते रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस में पोस्ट अमेंडमेंट क्या कर दिया, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी विद एन एग्रीगेट टर्नओवर of up to such amount in the preceding financial year as makes it eligible for exemption from registration under CGST Act। मतलब अगर कोई पर्सन, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी या लोकल अथॉरिटी सर्विसेज दे रहा है कि ऐसे बिजनेस एंटिटी को जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इतने अमाउंट तक का है कि वो एग्जेम्पशन ले सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी उसका टर्नओवर 20 लाख भी हो सकता है, 10 लाख तक का भी हो सकता है, 40 लाख भी हो सकता है, अलग अलग केसेस। तो गवर्नमेंट ने ये पॉइंट ऐड कर दिया। इससे मकसद ये था कि कल को कभी भी टर्नओवर चेंज हो, ताकि ये पॉइंट उसके अंदर इंक्लूडेड ही रहे, बार बार टर्नओवर वाला पॉइंट लिखना ना पड़े। तो उन्होंने एक ही अमाउंट लिख दिया, सच अमाउंट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज इट मेक्स इट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन। तो यानी 20, 10 या 40। ठीक है, एंट्री नंबर 7 में एक तो ये अमेंडमेंट आ गई। एंट्री नंबर 45, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। याद है बच्चों, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज देता है किसी भी पर्सन को या फिर किसी बिजनेस एंटिटी को जिसकी टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख उससे कम है या उतने तक की है, यानी वो रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट कहता है कि हम जीएसटी नहीं लेंगे। और अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कुछ ऐसे बिजनेस एंटिटी को देता है जिसकी टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, तो ऐसे केस में वो बिजनेस एंटिटी इज लायबल टू पे द जीएसटी इन द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। याद आ रहा है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रिवर्स चार्ज में भी आता है। बट अगर कुछ ऐसे बिजनेस एंटिटी को देता है जिसकी टर्नओवर कम है, या फिर कोई पर्सन को देता है नॉर्मल जो बिजनेस एंटिटी भी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में तो जीएसटी लगेगा ही नहीं, एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट ने ये 20 लाख 10 लाख वाला कंफ्यूजन को हटा दिया और गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया सच अमाउंट अप टू सच अमाउंट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज इट मेक्स इट एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ एग्जेम्पशन। तो उन्होंने वो 20 लाख और 10 लाख वाले पॉइंट को हटाकर क्या कर दिया, अप टू सच अमाउंट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज मेक्स इट एलिजिबल फॉर द एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट बी, एडवोकेट्स के लिए भी सेम बात याद है।
A partnership firm of advocates or an individual advocate as an advocate other than a senior advocate लीगल सर्विसेज देता है किसी को भी, किसी और को, या किसी एडवोकेट को, या फिर किसी ऐसे बिजनेस को जिसकी टर्नओवर 20 लाख से कम है। अगर वो किसी और को सर्विस दे रहा है जो बिजनेस एंटिटी नहीं है तो वो एग्जेम्प्ट है। अगर वो किसी इंडिविजुअल एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स को दे रहा है उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। और अगर वो किसी ऐसे बिजनेस एंटिटी को दे रहा है जिसकी टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख तक की होती है तो उनको भी जीएसटी नहीं लगेगा। बट अगर किसी ऐसे बिजनेस एंटिटी को दे रहा है जहां पे 20 लाख से ज्यादा का टर्नओवर है तो इस पर रिवर्स चार्ज लगता है, जहां पे लिखा है कि रेसिपिएंट्स आर लायबल टू पे द जीएसटी। अब बिजनेस एंटिटी क्योंकि रजिस्टर्ड कब होता है, जब टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख क्रॉस कर जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि 20 लाख 10 लाख के बाद 40 लाख एक नया लिमिट आ गया, तो इसीलिए अब जो है उन्होंने एक पॉइंट ऐड कर दिया उसके अंदर, और ये कहा कि ऐसे बिजनेस एंटिटीज विद एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू सच अमाउंट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज इट मेक्स एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017। समझ में आती है बच्चों? तो ये एक पॉइंट ऐड हो गया, इसके अंदर चेंज कर दिया है। सीनियर एडवोकेट के लिए भी सेम पॉइंट ऐड कर दिया है, तो प्लीज इसको अमेंड कर लेना। सीनियर एडवोकेट के अंदर भी सेम है, 20-10 लाख की जगह पे वही एग्जेम्पशन वाला पॉइंट कि जितना पिछले साल तक की टर्नओवर तक का एग्जेम्पशन की जो लिमिट होती है एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन, तो ये कल को 20 लाख की जगह 30 लाख हो जाएगा तो क्या करेंगे, बार बार अमाउंट थोड़ा चेंज करते रहेंगे। तो उन्होंने एक पॉइंट लिख दिया हमेशा के लिए, सच एन अप टू सच अमाउंट in the preceding financial year as it makes it eligible for the purpose of exemption. Next, new entry 9AA, नई एंट्री आई एग्जेम्पशन में और कहा सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंड टू फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा। अगर आपने सर्विसेज प्रोवाइड की फीफा को या सर्विसेज फीफा से ली तो गवर्नमेंट ने बोला ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट होंगी। फीफा बहुत ही जल्द वर्ल्ड कप 2020, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2020, अंडर 17 वर्ल्ड कप यहां पर इंडिया में आ रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो इसलिए उसमें फीफा सर्विसेज देगा और कुछ सर्विसेज फीफा लेगा भी। तो ऐसी सर्विसेज गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। तो फीफा वर्ल्ड कप 2020 जो इंडिया में ऑर्गेनाइज होने वाला है उसमें फीफा जो भी सर्विसेज देगा या फीफा को जो सर्विसेज दी जाएंगी वो सब एग्जेम्प्ट होगा। समझ में आ गया? चलो आगे आ जाए। एंट्री नंबर 14, नई सर्विस ऐड हो गई। सर्विसेज बाय, नई सर्विस नहीं, उस सर्विस जो पुरानी वाली थी वो हम लोगों ने पढ़ ली, उसके अंदर ही एक पॉइंट ऐड हो गया। बच्चों अगर आपको याद हो, सर्विसेज बाय होटल, इन, गेस्ट हाउस, क्लब्स और कैंप साइट्स, इन सिचुएशंस में अगर आपका होटल रूम 1000 रुपए से कम होगा तो एग्जेम्प्ट होगा। बिलो 1000, यही लिखा था ना, बिलो 1000 पर डे। बट गवर्नमेंट ने कहा यार ये बहुत कंफ्यूजन है, 999 का तो होटल रूम होता ही नहीं, ये कोई टी शर्ट थोड़ा खरीदने जा रहे हो, 999 ओनली, 1000 रुपए का होता है या 1000 रुपए से ऊपर होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा 1000 रुपए तक का भी होगा ना होटल रूम तो वो एग्जेम्प्ट होगा, 1000 से 1 रुपए भी ज्यादा होगा तो वो टैक्सेबल होगा। तो नाउ ऑनवर्ड सर्विसेज बाय होटल, इंस, गेस्ट हाउस, क्लब्स और कैंप साइट्स बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड द रेजिडेंशियल और लॉजिंग पर्पसेस having value of supply of unit of accommodation below or equal to 1000 per day और equivalent 1000 रुपए पर डे या उससे ज्यादा पर जीएसटी लगेगा। ठीक है बच्चों? तो 1000 रुपए इक्वल या फिर उससे ज्यादा अगर होगा तो इस पर जीएसटी लगेगा। एंट्री नंबर 19 अमेंडेड, क्या अमेंडमेंट आई? अगर आपको याद हो तो सर्विसेज एक पढ़ते थे हम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है एयरक्राफ्ट से, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट से इंडिया से इंडिया के आउटसाइड जाने के लिए, तो गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया हुआ था, बट ये नोटिफिकेशन टिल 30/9/2019 था, 30 सितंबर 2019 तक। गवर्नमेंट ने बोला कि 30 सितंबर 2020 तक एग्जेम्प्ट है, इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं है, उसमें बस इतना बोल दिया है कि 30 सितंबर 2020 तक अब एग्जेम्प्ट है। और 19 भी शिप के लिए था बेटा, वेसल के लिए, वहां पे एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे वेसल है। अगर वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है गुड्स की फ्रॉम लैंड कस्टम स्टेशन इन इंडिया, इंडिया के कस्टम स्टेशन से कहां पे, आउटसाइड इंडिया, तो ऐसे केस में ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी क्या रहेगी, एग्जेम्प्ट रहेगी, इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा टिल 30 सितंबर 2020।
आगे बढ़ते हैं, एंट्री नंबर 22, सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर to a state transport undertaking a motor vehicle meant to carry more than 12 passengers. अगर 12 पैसेंजर से ज्यादा के लिए अगर आप व्हीकल देते हो, किराए पर देते हो, 12 पैसेंजर से ज्यादा वाला व्हीकल, 12 पैसेंजर से ज्यादा वाला व्हीकल, याद है बच्चों ये एग्जेम्प्ट होता है, इस पर तो आईटीसी ब्लॉक ग्रेड्स में आ जाता है, याद है 12 पैसेंजर से ज्यादा वाला। तो गवर्नमेंट ने बोला 12 पैसेंजर से ज्यादा वाला व्हीकल अगर आप एसटीयू को देते हो, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, जैसे कि दिल्ली के अंदर बसेस चलती हैं, दिल्ली की जो बसेस होती हैं गवर्नमेंट की, उन बसेस वाली ऑर्गेनाइजेशन यानी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को देते हो हायर पर, तो ये सर्विस एग्जेम्प्ट है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। अब सर्विस में अमेंडमेंट आई क्या है, सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग वाला पॉइंट ठीक है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, वो एग्जेम्प्ट रहेगा। बट उसमें एक पॉइंट और ऐड हो गया कि कल को अगर किसी लोकल अथॉरिटी को अगर हम लोग बस देते हैं और कोई ऐसे 12 पैसेंजर से ज्यादा वाला कोई व्हीकल देते हैं किसी लोकल अथॉरिटी को, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल, यानी गवर्नमेंट को पता था कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाली हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पॉइंट यहीं पे डाल देते हैं। कहता अगर आज एक कोई पर्सन इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इलेक्ट्रिक से ऑपरेट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से ऑपरेट होती है, ऐसी व्हीकल स्टेट ट्रांसपोर्ट को, सॉरी लोकल अथॉरिटी को दे देते हैं, जो भी लोकल अथॉरिटी होगी, तो ऐसी व्हीकल को पे कोई उनकी सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विसेज पर ऐसे हायर चार्जेस, उसके हायर चार्जेस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ 12 पैसेंजर से ज्यादा वाली व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल 12 पैसेंजर से ज्यादा, तो ये पॉइंट एक्सटेंसिव हो गया, एक ऐड कर दिया, बाकी सब कुछ सेम। न्यू एंट्री 24 भी एक नया एंट्री आ गया, पहले को भी कुछ था नहीं, एक नई चीज आई है, और वो ये गवर्नमेंट ने बोला स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, कोपरा, शुगर केन, जैगरी, रॉ वेजिटेबल्स, फाइबर सच एज कॉटन, फ्लैक्स, जूट एटसेट्रा, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, बीटल लीव्स और तेंदू लीव्स, कॉफी एंड टी, ये सब चीजों की स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट है। देखो ये डेली नेसेसिटी के आइटम्स है, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर आइटम जरूर बोली, बट कुछ ऐसी आइटम्स है जो एग्रीकल्चर नहीं होती, उसको एग्रीकल्चर से बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बिजनेस आइटम बन जाती है। तो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर आइटम्स को तो स्टोरेज एग्जेम्प्ट किया हुआ है, उसकी वेयर हाउसिंग एग्जेम्प्ट की हुई है, सॉरी इसमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, वेरी सॉरी, वेयर हाउसिंग, तो स्टोरेज और वेयर हाउसिंग इन सब चीजों की एग्जेम्प्ट है, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की। समझ में आती है बात। एंट्री नंबर 29 भी नया लाइफ इंश्योरेंस सर्विस के लिए बात की, और ये पता है किसकी है, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस बनाई हुई है, और उस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की लाइफ इंश्योरेंसेस के लिए एक अपना ही फंड तैयार किया हुआ है, ठीक है, उस फंड के थ्रू अगर आप उनकी लाइफ इंश्योरेंस करते हो तो वो लाइफ इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। एंट्री नंबर 35 अमेंडेड, लिखा कि कोई एक जनरल इंश्योरेंसेस, अगर आपको याद हो उसमें एक जगह पे बहुत सारे जनरल इंश्योरेंसेस लिखे हुए हैं, खाद से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, बहुत सारे ट्यूबवेल पंप टाइप के कुछ बहुत सारे जनरल इंश्योरेंसेस लिखे हुए हैं, वो जनरल इंश्योरेंसेस जो रूरल एरियाज में होते हैं जनरली, गवर्नमेंट ने एक नया जनरल इंश्योरेंस ऐड कर दिया उसके अंदर, कहा ये भी एग्जेम्प्ट है, बांग्ला शस्य बीमा, ठीक है, बांग्ला शस्य बीमा एक नया इंश्योरेंस स्कीम जो कि गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दी। न्यू एंट्री 82A, जहां पे क्लैरिफाई किया गवर्नमेंट ने कि फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप में जो भी आएगा आएगा जो भी वहां पे देखने आएगा इस फीफा वर्ल्ड कप को, उसके टिकट पे जीएसटी नहीं लगेगा। देखा ना, सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड अंडर फीफा वर्ल्ड कप, समझ में आया, तो इस सर्विसेज पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो आते हैं बच्चों क्लैरिफिकेशन नंबर 2 पे, regarding applicability of GST on delayed payment charges in case of late payment of the equated monthly installments। EMIs वाली सिचुएशन में आपके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, और वो जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट जीएसटी के लिए टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, ये बात पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो, इससे रिलेटेड मेरे को 2 प्रोविजंस मैं आपको याद करवाता हूं। एक सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 क्लॉज डी के अंदर, सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 क्लॉज डी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है इंटरेस्ट
शुड बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेट पेमेंट का जो इंटरेस्ट होता है, जो पैनल चार्जेस होते हैं, वो इंटरेस्ट होता है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। दूसरा, इसी से रिलेटेड एक और प्रोविजन हम लोग पढ़ लेते हैं, विच इज एंट्री नंबर 27 इन एग्जेम्पशंस। एंट्री नंबर 27 एग्जेम्पशंस। पता है ये एंट्री नंबर 27 एग्जेम्पशन में क्या बोलता है कि अगर हम लोग लोन एक्सटेंड करते हैं या डिपॉजिट्स एक्सटेंड करते हैं और उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। समझ में आती है बच्चों? सो ईएमआई इंस्टॉलमेंट्स में जितना भी इंटरेस्ट का पोर्शन होता है वो एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल, उसके लिए इन दो बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है जी? तो 15(2)D और एंट्री नंबर 27 पर ध्यान देना है। नाउ अब अगर मैं ईएमआई ट्रांजैक्शंस की बात करूं तो ईएमआई ट्रांजैक्शंस दो तरह की होती हैं। एक पर्सन दूसरे पर्सन से एक मोबाइल फोन खरीद रहा है और जो सेलर है वो सेलर कहता है कि ठीक है यार, तू एक काम कर, तू मुझे मोबाइल फोन के पैसे सारे एक साथ मत दे, मैं तेरे इस पैसे को कुछ नंबर ऑफ मंथ्स में बांट देता हूं, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से मुझे पैसा दे दे। उसको भी ईएमआई कहेंगे बच्चों। तो ऐसे सिचुएशन में वो जो वाई है, अगर एक्स ने वाई को मोबाइल फोन बेचा है, तो जो एक्स है वो वाई को ये फैसिलिटी दे रहा है ईएमआई वाली। एक इलस्ट्रेशन 1 है बच्चों, मैं एग्जैक्टली मैं उसी की बात कर रहा हूं। कह रहा है एक्स सेल्स वाई अ मोबाइल फोन, द कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन इज 40,000, जबकि एक्स गिव्स अ वाई एन ऑप्शन टू पे इंस्टॉलमेंट ₹11,000 every month before 10th day of the following month। हर महीने के महीने 11,000 रुपए देने की बात हो रही है, तो 4 महीने में 44,000 बन जाते हैं। As per the contract, if there is a delay in the payment by Y beyond the scheduled date, Y would be liable to pay the additional penal interest amounting to 500 per month for delay। ये बात एग्रीमेंट में लिख दी गई कि अगर तूने वो 10 तारीख मिस कर दी ना, तो मैं तुझसे हर महीने के महीने 500 रुपए चार्ज करूंगा एक्स्ट्रा। In some instances, X is charging Y 40,000 for the mobile phone and is separately issuing another invoice for providing services of extending loans. Mobile phone is separately issuing another invoice for providing service for extending loans, the consideration for which is 2.5%, and an additional penal interest amounting to 500 per month for each delay in the payment. अब हमें ये समझना है कि ये जो इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट है, क्या वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूडेबल होगा या नहीं होगा? तो क्या वो मोबाइल फोन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा? बेटा देखो, ऐसा है, एक्स और वाई के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, मोबाइल फोन एक्स वाई को बेच रहा है। ऐसे सिचुएशन में मोबाइल फोन की वैल्यू 40,000 नहीं मानी जाएगी, उस पर जो इंटरेस्ट है वो भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। यानी अगर यही मोबाइल फोन किसी एजेंट के थ्रू लोन पास करवाता, तो उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होता वो एग्जेम्प्ट हो जाता। बट अगर वो मोबाइल फोन पे इंटरेस्ट खुद मांग रहा है, जो डिलेड पेमेंट है उस पर इंटरेस्ट वो खुद मांग रहा है, तो ये इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट तो दो पार्टीज के बीच में हो रहा है, इट इज इंक्लूडेड। तो इसका मतलब है ये इंटरेस्ट इंक्लूड करेंगे बच्चों जीएसटी पर्पस के लिए, इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट। ठीक है जी, अगले वाले पॉइंट पे बात करते हैं। इलस्ट्रेशन 2, X sells the mobile phone to Y, cost of mobile phone is 40,000, Y has option to avail the loan at interest of 2.5% per month for purchasing the mobile phone Messrs ABC Limited। X ने कहा मैं तुझे 40,000 का मोबाइल फोन बेचूंगा, अगर तुझे ये मोबाइल फोन खरीदना है लोन पर, तो एबीसी लिमिटेड से लोन ले ले। तो एबीसी लिमिटेड कहता है ठीक है, मैं 2.5% पर मंथ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, और अगर इसने डिले किया, एबीसी लिमिटेड ने कहा कि अगर इसने डिले किया तो मैं 1.25 पर मंथ फॉर डिलेड पेमेंट मांगूंगा इंटरेस्ट। आप मेरी बात को समझना बेटा, दोनों में बहुत फर्क है। इस ट्रांजैक्शन में एक नई बीच में एजेंट आ गया, एबीसी लिमिटेड आ गया, कह रहा है मैं लोन प्रोवाइड करूंगा। यानी एक्स को पूरे पैसे 40,000 रुपए मिल चुके हैं, एक्स और वाई के बीच में 40,000 की ट्रांजैक्शन है, एबीसी लिमिटेड और वाई के बीच में अलग ट्रांजैक्शन है। तो एबीसी लिमिटेड वाई को जो एक लोन की सर्विसेज दे रहा है, ऐसी सर्विस पे जो इंटरेस्ट लगेगा, ये इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि ये एक्सटेंडिंग लोन की सर्विस है और वो एजेंट ये काम कर रहा है।
Here the additional penal interest is charged by for a transaction between Y and ABC Limited, and the same is getting covered under entry number 27. Consequently, in this case, the penal interest charged thereon on a transaction between Y and Messrs ABC Limited would not be subjected to GST. इस पे GST नहीं लगेगा. However, any service fee, कोई भी service fee, कोई भी charges, if any, are levied by ABC Limited in respect of transaction relating to extending deposits, loans, advances, does not qualify to be interest as defined in explanation exemption notification. हाँ, अगर ये इंटरेस्ट की जगह पर कोई चार्ज लेता, सर्विस चार्ज लेता ऐसे सिचुएशन में, या इंटरेस्ट के अलावा लेता, तो उस सर्विस चार्ज पे जीएसटी लगता. बट इस इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि वो एजेंट के थ्रू इंटरेस्ट हो रहा है, और ये अलग पार्टी है, और एक्स और वाई, और वो जो एक्स है वो अलग पार्टी है. एक्स अलग पार्टी है, एबीसी लिमिटेड अलग पार्टी है, और वाई. तो एबीसी और एक्स के बीच में जो ट्रांजेक्शन, सॉरी, एक्स और वाई के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो 40,000 की हो रही है, उस पर जीएसटी लगेगा, गुड्स की वैल्यू. बट क्योंकि वो लोन जो है वो एबीसी अलग प्रोवाइड कर रहा है वाई को, इसलिए इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो जीएसटी नहीं लगेगा. वो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर भी इंक्लूड नहीं हो सकता क्योंकि वो एक्स की तरफ से नहीं है बेटा 40,000 का, वो अलग एजेंट है. तो एक्स का एक टाई अप है एबीसी लिमिटेड के साथ. समझ में आती है बात? तो एक ये दो क्लैरिफिकेशंस आई हैं के बारे में आपको ध्यान देना है. नेक्स्ट जो क्लैरिफिकेशन है वो ये है, इट इज रिलेटेड टू आरडब्ल्यूए. बच्चों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होता है ना, जैसे मेरी एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी के अंदर एक आरडब्ल्यूए है. आरडब्ल्यूए मेंबर्स के लिए क्या देती है? फैसिलिटीज देती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है. अब आरडब्ल्यूए जो मेंबर के लिए फैसिलिटीज और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये फैसिलिटीज और सर्विसेज अगर वो कुछ रीइंबर्समेंट ले रही है, रीइंबर्समेंट का मतलब है कि जो वो खर्चा कर रही है इस ऑर्गेनाइजेशन की, जो इस मेंबर्स के लिए, सोसाइटी में जो मेंबर्स हैं उनके लिए, तो उन मेंबर्स से अगर वो रीइंबर्समेंट ले लेती है उन चीजों की, तो उस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा. तो क्लैरिफिकेशन आई, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय आरडब्ल्यूए टू इट्स ओन मेंबर्स बाय वे ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ चार्जेस और शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन अप टू एन अमाउंट ऑफ 7500 पर मंथ. अगर वो पर मंथ पर मेंबर 7500 रुपीज तक का लेता है ना, इट इज एग्जेम्प्ट, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा. यानी मेरी सोसाइटी का आरडब्ल्यूए, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, वो महीने के 7,500 रुपए अगर लेता है, बहुत बड़ा अमाउंट है बच्चों, 7,500. 7,500 रुपए अगर मुझसे हर महीने के मेरी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए खर्च कर रहा है और वो मुझसे चार्ज करता है 7,500 रुपए, तो एग्जेम्प्ट है. बट 7,500 से ज्यादा अगर चार्ज करेगा तो टैक्सेबल है. 7,500 तक एग्जेम्प्ट है. ये तो तब बात हुई कि अगर आरडब्ल्यूए रजिस्टर्ड नहीं है. एक केस ये भी हो सकता है जिसमें आरडब्ल्यूए की टर्नओवर नहीं, आरडब्ल्यूए रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये वाला पॉइंट इसके अंदर रिलेवेंट नहीं है पहले वाले पॉइंट में. सेकंड वाले पॉइंट में है कि आरडब्ल्यूए की टर्नओवर 20 लाख रुपीस से कम है. इज इट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन and pay GST on maintenance charges if the amount of such charges is more than 7,500 per month per member? आपको बताना है कि अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या उससे कम है इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो क्या उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है? पहली बात, नो. सर, पर मेंबर 7,500 रुपए ज्यादा चार्ज कर रहा है, तब भी नो. क्यों? रजिस्ट्रेशन तो करानी नहीं. रजिस्ट्रेशन तब करानी जब उसकी टोटल टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा. यानी अगर मैं आरडब्ल्यूए अगर अपने मेंबर से 7,500, 7,500, 8,000 रुपए लेती है, 8,000 रुपए लेती है फॉर एग्जाम्पल हर महीने, तब भी साल का 20 लाख रुपए से कम बनता है, तो उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है. तो इस 7,500 यानी 8,000 वाली वैल्यू पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. बट अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी उसकी टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा थी या फिर 20 लाख से कम थी बट फिर भी रजिस्ट्रेशन कराई हुई थी, ऐसे सिचुएशन में अगर उसकी वैल्यू 7,500 से ज्यादा होगी, तभी उस पर क्या लगेगा? जीएसटी. सो नो लिखा है क्लियरली, इफ एग्रीगेट टर्नओवर of RWA does not exceed 20 lakh in a financial year, it shall not require to take registration and pay GST even if the amount of maintenance charge exceeds 7,500. ठीक है. RWA shall be required to pay GST on monthly subscription contribution charge from its members only if subscription is more than 7,500 per month per member. And annual aggregate turnover of RWA by way of supplying services and goods is also rupees 20 lakh or more. तो अगर पूरे साल भर की टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा होती है और 7,500 रुपए से ज्यादा का मेंबरशिप फीस चार्ज करते हो,
या रीइंबर्समेंट चार्ज करते हो अपने मेंबर से, तो ऐसे केस में जीएसटी लगेगा, अदरवाइज जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा क्या केस हो सकता है आरडब्ल्यूए से रिलेटेड? कुछ क्लैरिफिकेशन है। कहा क्या आरडब्ल्यूए इज एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी ऑफ जीएसटी पेड ऑन इनपुट सर्विसेज used by it for making supplies to the members and use such ITC for discharge of GST liability on supplies where the amount charged for such supply is more than 7,500 per month per member. Yes, बिल्कुल। अरे भाई, अगर वो टैक्स पे करने वाला आरडब्ल्यूए बन गया तो क्या उसको क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, उसको क्रेडिट मिलेगा। RWAs are entitled to take ITC of GST paid by them on capital goods, यानी कि जनरेटर्स, वाटर पंप्स, लॉन फर्नीचर एक्सेट्रा, गुड्स जैसे कि टैप्स, पाइप्स, अदर सैनिटरी हार्डवेयर, फिलिंग्स एक्सेट्रा, इनपुट सर्विसेज सच एज रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस। तो ऐसी सर्विसेज पर जो भी वो सोसाइटी के लिए सर्विसेज कर रहा है और उसके लिए वो जो भी इनपुट ले रहा है, इनपुट सर्विस ले रहा है, उस पर जो भी जीएसटी होगा उसका क्रेडिट वो बिल्कुल लेगा और वो यूटिलाइज करेगा अपने आउटपुट टैक्सेस में से। आरडब्ल्यूए से रिलेटेड एक और पॉइंट क्लैरिफाई करना चाहता हूं, और वो ये कि अगर दो पर्सन्स, वेयर पर्सन्स ओन एक ही पर्सन दो या दो से ज्यादा हाउसिंग हाउस या फ्लैट उसके पास है, एक ही पर्सन के पास दो या दो से ज्यादा फ्लैट्स हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या 7,500 रुपए पर मेंबर देखा जाएगा? क्योंकि पर मेंबर अगर हम लोग देखें पर मंथ, तो ऐसे सिचुएशन में एक मेंबर का 7,500 के हिसाब से दो हाउसेस हैं, तो क्या 3,750 होगा? नहीं बच्चों, इसमें लिखा गया एज पर द जनरल बिजनेस सेंस, अ पर्सन हु ओन्स 2 और मोर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट इन अ हाउसिंग सोसाइटी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स शैल नॉर्मली बी अ मेंबर ऑफ आरडब्ल्यूए फॉर ईच रेजिडेंशियल अपार्टमेंट ओन्ड बाय हिम। वो हर अपार्टमेंट के लिए अलग आरडब्ल्यूए मेंबर माना जाएगा। The ceiling limit of 7,500 per month per member shall be applied separately for each residential apartment owned by him. तो अगर उसके पास उसके दो अपार्टमेंट्स हैं, एक अपार्टमेंट की अलग लिमिट होगी 7,500 और दूसरे अपार्टमेंट के लिए अलग लिमिट होगी 7,500। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन owns 2 residential apartment residential complex and pays 15,000 per month on a maintenance charges towards maintenance of each apartment to RWA, then 7,500 per month in respect of each residential apartment. The exemption from GST shall be available to each apartment. दोनों में एग्जाम ले लेगा। अब देखो वो दे 15,000 रुपए रहा है, बट क्योंकि वो 15,000 दो अपार्टमेंट्स के लिए दे रहा है, इसलिए 7,500 वो एग्जाम्प्ट हो जाए, क्योंकि टैक्सेबल तब होता है जब 7,500 से ज्यादा हो। समझ में आती है बच्चों? नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन और आई, मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। बेटा, गवर्नमेंट ने कहा कि अगर डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग मैरीटाइम कोर्सेज प्रोवाइड करता है, वो चाहता है कि लोग शिपिंग की ट्रेनिंग लें। गवर्नमेंट ने बोला कि शिपिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए, शिप्स को, एयरक्राफ्ट शिप्स को चलाने के लिए, वेसल्स को चलाने के लिए, उनकी ट्रेनिंग देने के लिए अगर कोई इंस्टीट्यूट कोर्सेज करवाती है तो उन कोर्सेज पे जीएसटी ना लगाया जाए। तो गवर्नमेंट ने ये इसको एग्जेम्प्ट कर दिया है। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आता है बच्चों, हमने पढ़ा ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्वालिफाई होता है पॉइंट टू स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ, दिस इज एग्जेम्प्ट। ये एग्जेम्प्ट है, इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर। गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन निकाली इस बात पे सेक्शन 11(3) में। बच्चों याद होगा आपको 11(1), 11(2), 11(3), एक 11(3) था जहां पे ये लिखा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी कल को एक्सप्लेनेशन निकालेगी तो वो एक्सप्लेनेशन इफेक्टिव पता है कब से हो जाएगी? जब वो नोटिफिकेशन की एंट्री हुई होगी, यानी जिस डेट पे नोटिफिकेशन आया था पहले, अब उस नोटिफिकेशन की एक्सप्लेनेशन आई बाद में है, बट वो एक्सप्लेनेशन उस डेट से इफेक्टिव मानी जाएगी, नोटिफिकेशन वाली डेट से। अब नोटिफिकेशन वाली डेट से में कंफ्यूजन है। नोटिफिकेशन वाली डेट का मतलब यह भी हो सकता है कि जिस टाइम पे नोटिफिकेशन आया, या फिर यह भी हो सकता है जिस डेट पर नोटिफिकेशन इफेक्टिव हुआ। आओ जरा पढ़ते हैं। Section 11(3) of the CGST Act provides the government may insert an explanation in any notification issued under Section 11 for the purpose of clarifying its scope or applicability at any time within 1 year of the issue of notification, and every such explanation shall have its effect as if it had
always been the part of first such notification. कह रहा है 1 साल के अंदर अंदर वो जो भी एक्सप्लेनेशन निकाला जाएगा उस नोटिफिकेशन के एड में, एडिशन में जो भी एक्सप्लेनेशन निकाली जाएगी वो इफेक्टिव मानी जाएगी उस नोटिफिकेशन की डेट से. It has been clarified that explanation having been inserted under 11.3 is effective from the inception of the entry in the notification and not on the date from which notification become effective. Notification effective होती है further date से, but हम लोग बताऊं क्या देख रहे हैं? Notification की inception देख रहे हैं, जहां से notification की शुरुआत हुई. Inception of the entry. For example, notification number 11 आया 2017 जो आया 28 जून 2017 को. Came into force with effect from 1st of July 2017. 1 जुलाई 2017 से वो इफेक्टिव भी हो गया. Thereafter, a new entry number 3 clause 6 is inserted with effect from 21/9/2017. ये एक new entry आई. Subsequently, an explanation is also inserted. अब इसी के ऊपर एक explanation आया जो आया 26 जुलाई 2018 को. अब ये जो explanation है ये 1 साल के अंदर अंदर आया. देखो new entry आने के बाद देखो आया ना 21 सितंबर के 1 साल के अंदर अंदर ये एक नया एक्सप्लेनेशन आया. ये जो 26 जुलाई 2018 को एक नया एक्सप्लेनेशन आया इसके लिए इफेक्टिव डेट कब से होगी? ये एक्सप्लेनेशन although the effective date mentioned in the notification which inserted said explanation is 27/7/18, हालांकि although the effective date mentioned in the notification which inserted said explanation is 27/7/18, यानी ये जो एक्सप्लेनेशन है ना वो although the effective date mentioned in the notification में मेंशन किया गया होगा कि इसकी the which inserted said explanation is 27/7/18, यानी इसकी इफेक्टिव डेट 27/7/18 होगी. 26/7/2018 को आया और 27/7/18 से उसको इफेक्टिव कर दिया. बट कह रहा है ये डेट इफेक्टिव नहीं मानी जाएगी. इफेक्टिव डेट पता कब से मानी जाएगी? जिस डेट पे वो एंट्री इंसर्ट हुई थी, यानी वो नोटिफिकेशन इंसर्ट हुआ था. Thereafter, new entry has been inserted with effect from 21/9/17, यानी ये वो डेट होगी. So said explanation will be effective from the inception of the entry, that is 21/9/17, and not from 27/7/18. बात बहुत सिंपल सी है. सबसे पहले एक नोटिफिकेशन आता है. नोटिफिकेशन आने के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन आती है 1 साल के अंदर अंदर. वो एक्सप्लेनेशन के बारे में लिखा जाता है कि वो इस डेट से इफेक्टिव होगा. सर उस डेट से इफेक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि वो उसी डेट के बाद से लागू हुआ है. गवर्नमेंट कहता है हम ये कहना चाहते हैं कि जब नोटिफिकेशन आई थी वो वाली, उस नोटिफिकेशन वाली डेट से ही, उस नोटिफिकेशन वाली डेट से यानी उसकी इंसेप्शन की डेट से ही, जिस डेट पे नोटिफाई किया गया उसी डेट से हम इसकी एक्सप्लेनेशन इफेक्टिव मानते हैं. अगर 1 साल के अंदर अंदर एक्सप्लेनेशन आती है तो वो जो एक्सप्लेनेशन आएगी वो एक्सप्लेनेशन उस नोटिफिकेशन की इंसेप्शन डेट से ही लागू हो जाएगी. समझ में आती है बच्चों? ये है एक नया एक और क्लैरिफिकेशन जो मैंने आपको डिस्कस किया. आगे बढ़े. चलो ये तो हो गया बच्चों चैप्टर नंबर 4 के अमेंडमेंट्स. बहुत सारे अमेंडमेंट्स थे चैप्टर नंबर 4. फिर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है. चैप्टर नंबर 5 याद है बच्चों? चैप्टर नंबर 5 था सेक्शन नंबर 12, 13 और 15, जहां पे मैं आपको टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़ाता हूं. 13 था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज और 15 था वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई. चैप्टर नंबर 6 में आ जाते हैं बेटा आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट. यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन नंबर 16, 17 एंड 18. हमने 16, 17 और 18 सेक्शन पढ़ा था ना. इसी से रिलेटेड एक कुछ पॉइंट है जो अमेंडमेंट आया है. आओ जरा देखें. Restriction on availment of ITC in respect of invoices, debit notes not uploaded by the supplier in GSTR1. गवर्नमेंट ने कुछ बात पे क्लियर किया. क्या क्लियर किया? बहुत ध्यान से सुनना. GSTR1 सप्लायर भरता है. GSTR1 याद है? आउटपुट सप्लाईज के लिए. सप्लायर ने आउटवर्ड सप्लाईज में दिखाई कि ये उसने सप्लाई करी और वहां पे रेसिपिएंट उन सब चीजों का आईटीसी लेना चाहता है. अगर सप्लायर ने 100 इनवॉइसेस में से 80 इनवॉइसेस का आउटवर्ड सप्लाई दिखाया है तो रेसिपिएंट जो है वो 80 इनवॉइसेस का तो पूरा आईटीसी ले लेगा.
और जो 20 इनवॉइसेस हैं उसकी जगह पर वो 80 इनवॉइसेस का सिर्फ 20% आईटीसी ले पाएगा। मेरे कहने का मतलब मैं आपको यहां से समझाता हूं। Section 16(2) of the CGST Act provides certain conditions for availing ITC, wherein one of the condition is that the taxpayer must be in the possession of tax invoice or other tax-paying document in respect of which he is claiming ITC. Rule 36 of the CGST rules lays down the documents and other conditions basis which the registered person can claim ITC. Registered person ITC claim कर सके। याद है कंडीशंस होती थी ना, कुछ इनवॉइस होना चाहिए, है ना, रेसिपिएंट सप्लाई को परचेज कर रहा है यानी रिसिप्ट ऑफ सर्विस होनी जरूरी है, इनवॉइस होना जरूरी है, डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, रिटर्न भरनी जरूरी है और सप्लायर का आउटवर्ड जीएसटी जमा कराना जरूरी है। ये जब बातें जब होती है ना तो रेसिपिएंट आईटीसी क्लेम कर पाता है। बट इसी के अंदर कुछ पॉइंट ऐड कर दिया गवर्नमेंट ने, बोला विद इफेक्ट फ्रॉम 9/10/19 that has been introduced to Rule 26 to specify the quantum of ITC that can be claimed against the invoices or debit notes uploaded and invoices, debit notes not uploaded by the supplier. तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा कि कितना इनवॉइस और डेबिट नोट सप्लायर ने अपलोड किया है और कितना इनवॉइस और डेबिट नोट सप्लायर ने डेबिट अपलोड नहीं किया है। As per Rule 4 of 36, ITC to be availed by registered person in respect of invoices or debit notes, the details of which are not uploaded by the supplier in GSTR 1 cannot exceed 20% of the eligible credits. बताओ एलिजिबल क्रेडिट क्या होगा? जितने का उसने इनवॉइस दिखा दिया, जितना इनवॉइस उसने दिखा दिया, जितने का उसने आउटपुट जीएसटी पे कर दिया, उतना एलिजिबल है। वो आईटीसी का 20% आईटीसी आपको मिल पाएगा उस सिचुएशन में जहां पे पूरे तरीके से सप्लायर ने इनवॉइसेस को अपलोड नहीं किया है, यानी सारी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं दी है। So ITC to be availed by registered person in respect of invoices or debit notes, the details of which has not been uploaded by the supplier. Supplier ने अपलोड नहीं किया वो डिटेल इनवॉइसेस में, बट रेसिपिएंट आईटीसी क्लेम करना चाहता है, तो रेसिपिएंट को गवर्नमेंट ने बोला कि 20% आईटीसी ले सकते हो, एलिजिबल आईटीसी का 20%। आओ जरा देखें। This can be further understood as under where invoices, debit notes have not been uploaded by the supplier in GSTR 1. अगर इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में अपलोड नहीं किया है, फुल आईटीसी इफ ऑल अदर कंडीशंस ऑफ अवेलिंग आईटीसी आर फुलफिल्ड। सॉरी, नहीं किया है, कह दिया किया है। अगर तो सप्लायर ने सारे इनवॉइसेस को जीएसटीआर 1 में दिखा दिया तो रेसिपिएंट पूरा आईटीसी क्लेम कर लेगा, टेंशन है ही नहीं। अगर सप्लायर जीएसटीआर 1 में कुछ आईटीसी इनवॉइसेस दिखाता है और कुछ इनवॉइसेस नहीं दिखाता है, तो ऐसे सिचुएशन में 20% क्रेडिट वो अवेल कर पाएगा, अप टू 20% ऑफ द एलिजिबल आईटीसी। एलिजिबल आईटीसी का 20% क्लेम कर पाएगा, लेकिन 20% ऑफ द एलिजिबल आईटीसी अवेल इन रिस्पेक्ट ऑफ अपलोडेड इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स। However, the ITC so claimed, जो ITC क्लेम किया है, it shall not exceed the actual eligible ITC availed in respect of the invoices not uploaded. तो जो इनवॉइसेस अपलोड नहीं किए हैं उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो 20% आईटीसी ले सकता है, एलिजिबल आईटीसी का 20%। आओ जरा इसको बच्चों एक इलस्ट्रेशन से देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, मिस्टर विजय रजिस्टर्ड सप्लायर है, उसने 100 इनवॉइसेस रिसीव किए हैं फॉर इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्विंग जीएसटी ऑफ ₹10 lakh from various suppliers during the month of October. Compute ITC that can be claimed by Mr. Vijay in GSTR 3B. कितना ITC claim कर सकता है विजय? To be filed by 20th November. आपको पता है कि GSTR 3B अक्टूबर मंथ की 20 नवंबर लास्ट डेट होती है। In the following independent cases, assuming case number 1, assuming the GST of ₹10 lakh is eligible, otherwise eligible for ITC. मतलब बाकी सारी कंडीशन मैच हो रही हैं ITC क्लेम करने के लिए। कुछ कंडीशन है, कोई पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कितना उसने अपलोड किया कितना नहीं, उस पर डिपेंड करता है कि रेसिपिएंट को पूरा आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। केस 1 जहां पे 100 इनवॉइसेस है, 80 इनवॉइसेस जिसका जीएसटी 6 लाख रुपए था, हैव बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ द जीएसटीआर 1 in their respective GSTR 1 is filed on the prescribed due date therefore.
अब मुझे अब एक बात बताओ, आपने 100 में से 80 इनवॉइसेस जिसका जीएसटी 6 लाख रुपए था, तो 6 लाख रुपए का तो पूरा आईटीसी रेसिपिएंट को मिलना चाहिए। कोई डाउट है यहाँ पर? नहीं डाउट, बहुत ही बढ़िया बात है। बच्चों 20 इनवॉइसेस जो उसने नहीं अपलोड किए, बट रेसिपिएंट कह रहा है नहीं मेरा आईटीसी बनता है, तो गवर्नमेंट कहता है कि ठीक है यार इनको आईटीसी दे दो, मांग रहा है तो वो बेवकूफ नहीं है, वो आईटीसी मांग रहा है तो वो बेवकूफ नहीं है। हाँ, अगर कल कोई बंदा झूठा निकला, रेसिपिएंट झूठा निकला, तो आपको पता है क्या होता है, रिवर्सल ऑफ आईटीसी में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा उसको, यानी आईटीसी तो रिवर्स करेगा ही और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा उस रिवर्सल ऑफ आईटीसी पर। तो इसीलिए वो ऐसी गलती नहीं करेगा, अगर उसने किया तो दिक्कत उसको ही होगी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है यार 20 इनवॉइसेस का भी आईटीसी दे दो, जो वो रेसिपिएंट क्लेम कर रहा है, कह रहा है कि 4 लाख का और आईटीसी बनता है, बट 4 लाख नहीं दे सकते हम लोग। तो हम क्या करेंगे, एलिजिबल आईटीसी का 20% और दे देंगे। एलिजिबल आईटीसी कितना है, 6, उसका 20% कितना बनता है, 1.2 लाख। यानी सिचुएशन में हम आपको टोटल 7,20,000 का आईटीसी दे देंगे, 7,20,000 का आईटीसी दे देंगे। बताओ समझ में आया बच्चों? ये तो हो गया केस नंबर 1 का आंसर। केस नंबर 2 में आ जाओ। बट याद रखना है, अगर ये 1.2 लाख 4 लाख से भी ज्यादा बन रहा होता तो मैं आपको आईटीसी 4 लाख तक ही दे पाता, 4 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। केस 2 क्या कहता है? केस 2 कहता है आउट ऑफ 100 इनवॉइसेस 75 इनवॉइसेस इन्वॉल्विंग जीएसटी ऑफ 8.5 लाख हैव बीन अपलोडेड। 75 इनवॉइस ऐसे थे जिसका जीएसटी 8.5 लाख बन रहा था और वो अपलोड कर दिए। अब जो अपलोड कर दिए उसका तो पूरा पूरा आईटीसी मिल जाएगा ना, बताओ? उसका तो पूरा पूरा आईटीसी मिल जाना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, उसका तो पूरा पूरा आईटीसी वो क्लेम करेगा, यानी 8.5 लाख पे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जो रिमेनिंग 1.5 लाख है उसका आईटीसी कितना मिलेगा, अप टू 20% ऑफ एलिजिबल आईटीसी। एलिजिबल आईटीसी कितना है, 8.5 लाख, उसका 20% कर दो। उसका 8.5 लाख का 20% अगर आप करते हो तो ये आ रहा है 8.5 का 20% इज 1.7। और बच्चों मैक्सिमम ही 1.5 लाख बनता है, तो 1.5 लाख से ज्यादा आईटीसी थोड़ा दे देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में ये पूरे 10 लाख का आईटीसी क्लेम कर लेगा। कितने का आईटीसी क्लेम कर लेगा? पूरे 10 लाख का। समझ में आता है बच्चों? यहां पर आंसर होगा 10 लाख। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये नया आया है तो इसलिए एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। 10 लाख का पूरा आईटीसी क्लेम कर सकता है। आंसर आप देख सकते हो, पहले का आंसर 7.2 और अगले पार्ट का आंसर आएगा 10 लाख पूरा। ठीक है बेटा, ये अमेंडमेंट हो गई चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 7 में आ जाते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 7 एक रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड था बेटा, वहां पे हम लोगों ने सेक्शन नंबर 22 से लेकर सेक्शन नंबर 30 तक पढ़ा है, याद है? 22 से लेकर 30, 22 पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन वाला, इससे लेकर 30 तक हम लोगों ने सेक्शंस पढ़े हैं। और बच्चों इस 22 से लेकर 30 सेक्शंस के अंदर बैंक अकाउंट की डिटेल्स की बात की जा रही है कि अगर आप रजिस्टर्ड हो और आपने बैंक डिटेल्स की इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो विद इन 45 डेज ऑफ योर रजिस्ट्रेशन, जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके 45 दिनों के अंदर अंदर आप हमें 45 दिनों के अंदर अंदर आप हमें बैंक अकाउंट की डिटेल जरूर दें। देखो ये चीज आप ही के फायदे में है, क्योंकि कल को आपको रिफंड लेना पड़ सकता है, तो रिफंड तभी मिलेगा जब बैंक अकाउंट की डिटेल दी होगी। इसलिए वो कहते हैं कि आप हमें बैंक अकाउंट की डिटेल पहले ही दे दो। वो देखना भी चाहते हैं कि ट्रांजैक्शन कितनी, कौन सी ट्रांजैक्शन कितनी हो रही है। तो ठीक है, एक वैलिड है, कानून सही बोल रहा है। While applying for registration on GST portal, a person is required to furnish detail of his bank account. The requirement has now been relaxed. गवर्नमेंट ने बोला कि जरूरी नहीं है बैंक अकाउंट की डिटेल आप रजिस्ट्रेशन के वक्त दो। This requirement has now been relaxed to limited extent by inserting 10A. In pursuance of the same, the registered person is allowed to furnish information with respect to details of the bank account or any other information as may be required on the common portal in order to comply with any other provision. Soon after obtaining certificate of registration and a GST TIN, but not later than 45 days from the date of grant of registration.
जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन करा ली है, उस रजिस्ट्रेशन की ग्रांट की डेट से 45 डेज तक का टाइम है। 45 डेज के अंदर आपको 45 डेज के अंदर आपको बैंक अकाउंट की डिटेल मेंशन करनी जरूरी है। या फिर उस 45 दिनों से पहले अगर रिटर्न आ गया, कौन सी रिटर्न? सेक्शन 39 वाली रिटर्न। सेक्शन 39 वाली रिटर्न सर कौन सी थी? सर सेक्शन 39 वाली रिटर्न थी, सेक्शन 39 वाली रिटर्न थी जीएसटीआर 3B45 39 के अंदर पड़ा था बच्चों। तो इन रिटर्न को अगर इसकी ड्यू डेट पहले आ गई 45 डेज के पहले, तो ये वाली डेट हो जाएगी। तो कह रहे विच एवर इज अर्लियर, इस डेट से पहले पहले बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन जरूर देनी होगी। ठीक है बच्चों, तो एक तो चैप्टर नंबर 7 में ये बैंक अकाउंट वाली इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अमेंडमेंट आया। फिर एक आया मीनिंग ऑफ नॉन टैक्सेबल, नॉट मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ड्यूरिंग सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन क्लैरिफाइड। अब होता क्या है बच्चों, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने पढ़ा था कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, और आपको याद है जब आप कैंसलेशन के लिए अप्लाई करते हो तो मीनवाइल के लिए आपको गवर्नमेंट सस्पेंड कर देती है। जब तक ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन नहीं आता तब तक के लिए आप क्या हो जाते हो? सस्पेंडेड हो जाते हो। और सस्पेंड का मतलब है आप कोई काम नहीं कर सकते, उस ड्यूरेशन में आप कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते। अब यहां पे नॉट टैक्सेबल सप्लाई का मतलब ये बताया गया है कि आप टैक्सेबल सप्लाई तो ऑब्वियसली नहीं कोई कर सकते, ना ही आप कोई इनवॉइस बना सकते हो इस ड्यूरेशन में। क्योंकि अगर आपने इनवॉइस बनाया तो आप ये साबित करना चाहते हो कि नहीं सर, मैं रजिस्ट्रेशन अभी भी रजिस्टर्ड आगे रखना चाहता हूं। गवर्नमेंट कहता है जब तुम सस्पेंडेड हो, you are not liable to make any taxable supply। और उन्होंने बोला यहां पर इस पॉइंट में देखो, as explanation has been inserted that clarifying that expression shall not make any taxable supply shall mean that the registered person shall not issue a tax invoice and accordingly not charge tax on supplies by him during the period of suspension। समझ में आता है बच्चों? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, इस सस्पेंशन पीरियड में ना ही वो टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है और ना ही वो कोई सप्लाई कर सकता है। टैक्स सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकता, हाँ एग्जेम्प्ट सप्लाई जरूर कर सकता है। समझ में आती है बात? टिल ही गेट्स ऑर्डर। ऑर्डर आने के बाद अब वो टैक्सेबल सप्लाई कर भी रहा है, बट ऐसे सिचुएशन में उसकी टर्नओवर 20 लाख से कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो 20 लाख से कम है तो वो ये काम कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता, है ना? तो कैंसल हो गया रजिस्ट्रेशन से, सस्पेंड हो गया, तो उस ड्यूरेशन के अंदर उसको इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इट शैल नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई। इसका मतलब ये है कि रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट इशू अ टैक्स इनवॉइस एंड अकॉर्डिंगली नॉट चार्ज टैक्स ऑन सप्लाईज मेड बाय हिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन के पीरियड में वो ना ही टैक्स इनवॉइस बना सकता है और ना ही लोगों से टैक्स चार्ज कर सकता है। आगे आ जाते हैं बच्चों। यहाँ पे ना इन्होंने कैटेगरी बना के 10th नंबर लिख दिया है, वैसे ये 10th नंबर नहीं है, ये हम लोगों ने अपनी बुक में चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 बेटा टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट्स। अगर आपको याद हो तो इसमें हम लोगों ने सेक्शन 31 से लेके सेक्शन नंबर 31 से लेके 34 पढ़ा था, याद है बच्चों? इसके अंदर ढेर सारे वाउचर्स और इनवॉइस की इंफॉर्मेशन, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स पढ़े थे। ये उससे रिलेटेड चैप्टर है। और बच्चों इसके अंदर जो पॉइंट बोला, इंसर्ट किया गया, वो ये कि आज के टाइम पर जो भी मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स हैं, जो भी आपको मूवी दिखाने के लिए मल्टीप्लेक्स थिएटर्स हैं, अगर आपको सिनेमेटोग्राफिक फिल्म शो करने के लिए कोई एडमिशन चार्जेस लेते हैं और उसकी जो फीस है वो 200 रुपए तक की टिकट है, तो इस 200 रुपए की टिकट पर जीएसटी, ऐसा नहीं है कि जीएसटी नहीं लगेगा, वो कह रहा है जीएसटी तो लगेगा, बट इनके लिए एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बनाया जा सकता है। यानी रेसिपिएंट को इनवॉइस में जीएसटी शो करने की जरूरत नहीं है, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बना दो। इसका रीजन ये है कि रेसिपिएंट तो आईटीसी लेने वाला बंदा है ही नहीं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड पर्सन है ही नहीं। A registered person has an option to issue consolidated tax invoice। याद हम लोगों ने consolidated tax invoice पढ़ा था?
उसी से रिलेटेड ये एक फर्दर पॉइंट ऐड हो गया कि सिनेमेटोग्राफिक फिल्म का काम अगर आप करते हो और उसका शो करने का, मल्टीप्लेक्स थिएटर है आपके और टिकट आपकी 200 रुपए तक की है, तो गवर्नमेंट कहता है 200 रुपए तक की टिकट वाले बंदे और रेसिपिएंट जो है वो अनरजिस्टर्ड है और उस रेसिपिएंट को इनवॉइस नहीं चाहिए, ऐसे सिचुएशन में आप कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बना सकते हो, यानी सिंगल सिंगल इनवॉइस ना बनाकर कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बनाने का ऑप्शन है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट ऐड हो गया है। इसके बाद ई वे बिल से रिलेटेड, बच्चों याद है आपको ई वे बिल से रिलेटेड एक अमेंडमेंट और डिस्कस करने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुनना। ई वे बिल से रिलेटेड जो अमेंडमेंट आई है, हाँ बच्चों, ई वे बिल भी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में ही पढ़ा था अपनी बुक में, हमारी बुक में चैप्टर नंबर 8 में ई वे बिल था, इन्होंने 11 लिखा हुआ है। ये अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का इन्होंने ई वे बिल बना दिया, जहां पे चैप्टर 11 कानून का चैप्टर 11 के थ्रू बना दिया। बट हम लोग जो 11 पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 हमारी बुक के हिसाब से, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। ई वे बिल वाला जो पॉइंट था वो ये था कि ई वे बिल, हम जब भी कोई ट्रांसपोर्टेशन होगी, इंटर स्टेट मूवमेंट होगी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूवमेंट होगी, तो ऐसे सिचुएशन में ई वे बिल बनाना जरूरी है जब वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 रुपए से क्या हो, ज्यादा। याद आ रहा है सबको? ऐसे सिचुएशन में अगर आपको याद हो तो कुछ पीरियड ऑफ वैलिडिटी पढ़ी थी हमने बच्चों, ई वे बिल के अंदर पीरियड ऑफ वैलिडिटी पढ़ी थी। अब पीरियड ऑफ वैलिडिटी में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि 100 किलोमीटर तक का एरिया, अप टू 100 किलोमीटर, अगर डिस्टेंस आपका 100 किलोमीटर तक का है तो आपको एक दिन मिलेगा उसकी मूवमेंट करने के लिए। एक दिन बहुत होता है बेटा 100 किलोमीटर कवर करने के लिए। अगर अगर आप 100 किलोमीटर कवर कप करने के लिए अगर आप चलते हो, आप ट्रक चलाते हो, तो आपको मैक्सिमम 2 से 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, मैक्सिमम बता रहा हूँ वो भी। तो मुझे नहीं लगता कि 100 किलोमीटर कवर अप करने के लिए आपको एक दिन चाहिए, बट उन्होंने एक दिन तक का टाइम दिया। ई वे बिल की वैलिडिटी एक दिन तक का होगा, अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो। ओवर डायमेंशनल तो होते हैं बेटा बड़े बड़े कार्गो, याद है, जो ट्रक से भी बाहर निकलते हैं। इतना बड़ा कार्गो होता है, वो इधर उधर से टेढ़े मेढ़े लेके बेचारे लेके जाते हैं, बहुत ही भारी कार्गो होते हैं। ओवर डायमेंशनल कार्गो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अदर देन ओवर डायमेंशनल, नॉर्मल कार्गो, नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स के लिए वन डे का एक था ना लिमिट, कि वन डे की लिमिट है, और हर 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा, 100 किलोमीटर के लिए एक दिन एक्स्ट्रा, यही बात पड़ी थी। अमेंडमेंट इसमें नहीं है, अमेंडमेंट है इसी के अंदर एक नया पॉइंट ऐड कर दिया और कहा, और मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट वन लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप। मल्टी मॉडल शिपमेंट का मतलब होता है, मल्टी मॉडल शिपमेंट का मतलब होता है कि कुछ शिपमेंट कुछ ट्रांसपोर्टेशन शिप से की जानी जरूरी है। मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट वन लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप का मतलब कि एटलीस्ट कुछ ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप होनी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये जो गुड्स हैं वो लेके जाने हैं दिल्ली से, मान लो नीचे त्रिची लेके जाना है, त्रिची। अब दिल्ली से त्रिची जाने के लिए आप दिल्ली से चेन्नई में तक तो आपकी ट्रेन जा रही है, तो आपने दिल्ली से चेन्नई तक तो ट्रेन के थ्रू भेज दिए। फिर ट्रेन से जो चेन्नई जाएगा, सॉरी चेन्नई से जो त्रिची जाएगा, चेन्नई से त्रिची जाने के लिए शिप का सहारा लेना पड़े, तो इसको बोलते हैं मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल क्यों बोल रहा हूं इसको? क्योंकि यहां पर ट्रेन भी आ गया और शिप भी आ गया। समझ में आया? ट्रेन और अगर बाय रोड यानी ट्रक हो जाए तब भी मल्टी मॉडल कहेंगे, बट उसके अंदर शिप होना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक क्वेश्चन में ये इस अमेंडमेंट में कह रहा है, मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट वन लेग इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट बाय शिप, यानी कुछ हिस्सा जरूर बाय शिप ट्रांसपोर्टेशन होनी जरूरी है, कुछ भी हिस्सा। समझ में आया? तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको एक दिन मिलेगा बच्चों, 100 किलोमीटर तक के डिस्टेंस कवर करने के लिए एक दिन, और हर एक्स्ट्रा 100 किलोमीटर या फिर पार्ट ऑफ 100 किलोमीटर, पार्ट ऑफ 100 किलोमीटर में 1 किलोमीटर भी हो तो एक दिन और। मतलब अगर मान लो आपको 607 किलोमीटर कवर कब करना है, तो 607 किलोमीटर कवर करने के लिए आपको कितने दिन दिए जाएंगे बेटा? 7 दिन दिए जाएंगे, मल्टी मॉडल ट्रांसशिपमेंट में भी। और अगर
वो अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो है उसमें भी। बट अगर 607 किलोमीटर की बात करो, है ना, 607 किलोमीटर। बट अगर मैं बात करूं बच्चों ओवर डायमेंशनल कार्गो की, जो कार्गो बहुत भारी होते हैं और उनको मेरे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, और जो डिस्टेंस है वो 607 किलोमीटर है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं इसको कितने दिन का मुझे गवर्नमेंट टाइम देता है? मुझे गवर्नमेंट टाइम देता है ओवर डायमेंशनल कार्गो में 20 किलोमीटर के लिए एक दिन। बहुत टाइम है भाई, 20 किलोमीटर एक दिन, यानी 607 किलोमीटर के लिए पता है कितना बन रहा है? डिवाइड करके देखो, 30.35, यानी 30 दिन प्लस कुछ एक्स्ट्रा, यानी 31 दिन। क्योंकि मैंने आपको बोला यहाँ पे लिखा फॉर एवरी 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ, एक दिन एक्स्ट्रा। तो यानी इस सिचुएशन में 31 दिन का टाइम दिया जाएगा, 31 डेज ओवर डायमेंशनल कार्गो में, और अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो में 7 दिन 607 किलोमीटर को कवर अप करने के लिए। समझ में आता है? अब इसी के अंदर सिर्फ एक पॉइंट ऐड जो कर दिया वो ये कि मल्टी मॉडल शिपमेंट भी अगर हो ओवर डायमेंशनल कार्गो की, तो उसमें भी आपको 31 दिन दिया जाएगा, और अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो होगा तो उसमें भी आपको 7 दिन दिए जाएंगे मल्टी मॉडल शिपमेंट, जहां पे कुछ ट्रांसपोर्टेशन किसी तरीके से हो रही है और कुछ ट्रांसपोर्टेशन किसी और तरीके से। चलो हाँ जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला अमेंडमेंट जो है वो हमारा आखिरी चैप्टर से रिलेटेड है, विच इज चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 बेटा रिटर्न्स, जिसके अंदर आप लोगों ने सेक्शन नंबर 37 से लेके सेक्शन नंबर 48 तक पढ़ा था। याद है? इस चैप्टर में 37 से लेके 48 तक पढ़ा था, ठीक है, रिटर्न चैप्टर में। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने एक 49 और 50 सेक्शन पढ़ा था, जो पढ़ा था आप लोगों ने इंटरेस्ट और उससे रिलेटेड, पेमेंट ऑफ टैक्सेस से रिलेटेड। ये चैप्टर नंबर 10 है, जो हमारी बुक का चैप्टर नंबर 10। और रिटर्न्स में क्या अमेंडमेंट्स आया है देखें जरा। फ्रॉम जीएसटीआर 3B टू बी ट्रीटेड as a return furnished under section 39 of the CGST Act। वो ये कहना चाहते हैं कि फ्यूचर में हो सकता है कि जीएसटीआर 3 आ जाए। जब जीएसटी, अभी तो जीएसटीआर 3 इनइफेक्टिव है, जब जीएसटीआर 3 आ जाएगा तो क्या 3B की जगह पे 3 सब चीजों के लिए भरना पड़ेगा? तो गवर्नमेंट ने कहा जिन्होंने 3B भर दिया ना, जैसा चल रहा था 3B भर दिया, तो 1 जुलाई 2017 के बाद से जितने भी जिन्होंने 3B भरा है अभी तक, उसका 3B 3 ही माना जाएगा। मेरे कहने का मतलब उसको 3 भरने की जरूरत नहीं है। पढ़ के देखें। Section 39(1) of the CGST Act prescribes a monthly return and form GSTR 3 for every registered person other than ISD, NRTP को छोड़ के। कॉम्पोजिशन वालों के लिए नहीं है, TDS वालों के लिए नहीं है, TCS वालों के लिए नहीं है, ECO के लिए नहीं है, OIDR वालों के लिए नहीं है, है कि नहीं? However, filing of GSTR 3 has been deferred by GST Council. Now, the rules provide that where the time limit for publishing of details in Form GSTR 1 under Section 37 have been extended, the Commissioner may by notification specify the manner and conditions subject to which return shall be furnished in Form GSTR 3B. The said rule has been amended retrospective with effect from 1st of July 2017 to specify that return in Form GSTR 3B in return under Section 39(1), and that where return GSTR 3B is furnished by a person, then such person shall not be required to furnish a return in Form GSTR 3। यानी मुझे फ्यूचर में कभी भी GSTR 3 भरने की जरूरत नहीं है, मैं 3B ही भरूंगा टिल दैट टाइम, जब तक 3 डेफर हो रहा है। तो मुझे 3B को काट के स्क्रैप नहीं होगा, वो 3B जो भर दिया वो हमेशा के लिए भर दिया। अब वो बोला ठीक है, आगे जब कोई चेंजेस होंगे, जब कहेगा कि 3B खत्म हो गया और 3 आ गया, तो ऐसे सिचुएशन में 3B की जगह 3 भरना होगा आगे के लिए, पीछे नहीं। समझ में आया बात? चलो आखिरी पॉइंट, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44। गवर्नमेंट ने बोला है एनुअल रिटर्न बच्चों याद है, एनुअल रिटर्न फाइल करनी है अगर आपको। एनुअल रिटर्न बच्चों वही जिसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर होती है, फाइनेंशियल ईयर का एंड। फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न सेक्शन 44 ऑफ द सीजीएसटी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19 मेड ऑप्शनल फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स। जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक का है, and who have not filed the said return before the due date, अभी तक रिटर्न ड्यू डेट से पहले पहले उसने नहीं भरी एनुअल रिटर्न, तो गवर्नमेंट ने ऑप्शन दे दिया है कि इनको एनुअल रिटर्न भरने की कोई जरूरत नहीं है।
फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न इज नाउ ऑप्शनल, भरना है भरो, नहीं भरना है मत भरो, जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक। तो बच्चों याद रखना है आप लोगों को, जान पहचान वालों को बताना भी चाहिए, जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक की है, जो कि बहुत सारे लोग होंगे। 2 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले लोग 17, 18 और 18, 19 की कोई एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। समझ में आती है बात? चलो, तो बच्चों ये थे अमेंडमेंट्स, जो जीएसटी के अमेंडमेंट्स हैं। मेरी अगली वीडियो के लिए रेडी रहना। मेरी अगली वीडियो रिवीजन क्लासेस होंगी। मैं रिवीजन कराऊंगा जीएसटी की पहले, और फिर डीटी की रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, तो जीएसटी की रिवीजन का एक ही वीडियो होगी, उस एक ही वीडियो के अंदर आपको रिवीजन कराऊंगा, और फिर इसके बाद हम लोग डायरेक्ट टैक्स की रिवीजन भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।